हो गया, लाइव हो गया है। सभी साथियों को नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जोहार। और आज हम यहाँ पर आज सावित्रीबाई फुले का कल स्मृति दिवस है, तो आज उसका पहला दिन है। पूर्व संध्या है। हम पूर्व संध्या से लेकर के 3 दिन तक कार्यक्रम हम करेंगे, और जो सावित्रीबाई फुले के सम्मान में हम पहले दिन हमने अपनी बहुत सारी जो वरिष्ठ कवित्रियां हैं उनको आमंत्रित किया है। और सेकंड डे जो है हम लोगों ने वो भी, क्योंकि 10 मार्च होगा तो उनका स्मृति दिवस होता ही है, तो 10 मार्च पर भी काव्य गोष्ठी, और 11 मार्च को हम लोगों ने एक चर्चा रखी है। और आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में बहुत जानी मानी कवित्रियां उपस्थित हैं। मैं हमारे बीच में आशा लता कामले दीदी है, जो कि महाराष्ट्र का एक बहुत प्रख्यात और पहचाना हुआ चेहरा है। उनकी मैं अभी जब और थोड़ा बात करूंगी, जब आशा दीदी आएंगी तो मैं उनका परिचय पूरा पढ़ूंगी। हमारे बीच में कुसुम डाबी हैं, जो कि गुजरात से हैं और बड़ी प्रखर कवित्री हैं। हमारे बीच में कावेरी हैं, जो कि हिंदी साहित्य का, दलित साहित्य का बहुत बड़ा नाम है, बिहार से है वो। हमारे बीच में सूक्ष्म कयाला है, जो कि पंजाब से हैं और अभी नवोदित कवित्री हैं। और अभी हमारे एक साथी और है जो जुड़ जाएंगी झारखंड से, वंदना जी। तो सभी साथियों को मैं जय भीम करती हूँ। और आज का कार्यक्रम की अध्यक्षता आशा दीदी करेंगी। और आशा दीदी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। अगर आप महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा भी जानते हैं, महाराष्ट्र दलित महिला आंदोलन के बारे में, तो हम आपको ये बता दें कि जो महाराष्ट्र में जिस तरीके से सावित्रीबाई फुले का आंदोलन या महिला आंदोलन है, उसमें जो है वो आशा दीदी का नाम सबसे ऊपर आता है। उनकी कई किताबें जो है वो जैसे रमाबाई अंबेडकर पर उनकी किताब अभी आई है, जो कि बहुत चर्चित हुई। सावित्रीबाई फुले पे उनका बहुत काम है, और हम उनको बुला करके बहुत गौरवान्वित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनका सावित्रीबाई फुले पर बहुत काम है। और मैं थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ देती हूँ। आशा लता कामले सुप्रसिद्ध मराठी लेखिका, कवित्री, कहानीकार और सामाजिक कार्यकर्ता है। महात्मा फुले और अम्बेडकरवादी साहित्य सृजन में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। वह कुशल वक्ता है जिन्होंने मराठी सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आशा लता जी की अनेक पुस्तकें छप चुकी हैं। बहिनाबाई चौधरी, सावित्रीबाई फुले, रमाबाई, अहिल्याबाई होलकर और कवि कुसुमाग्रज पर उनकी उल्लेखनीय किताबें हैं। अपनी माँ के जीवन पर उनकी एक किताब आमची आई बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा जन जागृति के लिए आशा लता जी ने 1 दर्जन से ज्यादा पुस्तिकाएं लिखी हैं। पेशे से वो अध्यापिका रही हैं और रिटायर हुई हैं। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो मतलब कि कल वो लगातार जो है वो, चाहे सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन हो या उनका स्मृति दिवस हो, बाबा साहब का जन्मदिन हो, स्मृति दिवस हो, तो वो लगातार दलित महिला आंदोलन, दलित आंदोलन की मशाल को लेके आगे चलते हैं। तो सृजन साहित्य मंच पर दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है, और हम आपको बुला करके अपने मंच को बहुत वो कर रहे हैं। और हमारे बीच में जो है अब कावेरी जी हैं, जो कि दलित साहित्य की बहुत बड़ी हस्ताक्षर है। उनका जो है जन्म बिहार में हुआ, और दयानंद बटोही उनके पति भी काफी प्रसिद्ध हैं। लेकिन अभी जो है वो उनकी कई किताबें, उनकी जब आत्मकथा जो है वो आई, तो उनका जो है मैं उनकी किताबों के नाम पढ़ देती हूँ। और जो कावेरी दीदी है वो भी प्रिंसिपल रही हैं वहां पर, और बहुत उनका भी जीवन उस तरह का है। द्रोणाचार्य एक नहीं, उनका कहानी संग्रह है। अभावों में पलता स्वाभिमान दलित कहानी संग्रह है। मिस रम्या उपन्यास बहुत ही हिंदी का पहला दलित महिला लेखन का पहला उपन्यास है, मिस रम्या। और शिखा उपन्यास है। दलित कहानीकारों का संघर्ष जीवन गाथा। आलोचना मेरे मेरे रहते हुए कविता संग्रह। हीरा कोयला कविता संग्रह। बाबा साहब अम्बेडकर को मानव देन जीवनी। मेरा आत्म संघर्ष जीवन कथा। विश्व की महान नारी जीवनी। राजा सलहेश नाटक। चौहरमल रेशमा नाटक। डिप्टी कलेक्टर का साला नाटक। और जो है आशा लता इनकी कावेरी जी की ये आत्मकथा, ये 2 भागों में बेहद चर्चित है, हिंदी में जो आई है। हमारे साथ जो है वंदना टेटे जी अभी जुड़ नहीं पाई हैं।
और तो अभी वो जुड़ जाएंगी, तो जब वो आएंगी तो मैं उनका परिचय पढ़ दूंगा। हमारे साथ सूक्ष्म कयाला है, जो कि हिमाचल सरकार में वो पीजीटी के पद पर कार्यरत है और वर्तमान में दिल्ली में रहती हैं, और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल और जो विश्लेषण की उनके अंदर पावर है, और बहुत अच्छे जो है वो नवोदित लेखिका हैं, और उनका हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच में गुजरात से कुसुम डाबी हैं, जो कि उसमें गुजरात में हाडला में प्रिंसिपल है, और बहुत ही ज़्यादा इनकी कविताएं बहुत प्रखर है। आप सुनेंगे तो आप देखेंगे। हमारे बीच में ज्योत्सना अभी आ जाएंगी, ज्योत्सना आ जाएंगी, वो कि उड़ीसा में रहती हैं, उड़िया कवित्री है। तो और वो उनकी जो वो इस तरह की है कि वो मॉडलिंग के क्षेत्र में भी और बहुत पावरफुल कविताएं लिखती हैं। तो मैं जो है मैं अभी मंच मैं आशा लता दीदी को सौंप रही हूँ कि बारी बारी जो है वो एक एक कवित्री को बुला करके उनका कविता पाठ करेंगे, और फिर वो हम आशा दीदी की कविताएं भी सुनेंगे। अगर कोई भाषा में प्रॉब्लम होती है, मैं आज देखिए वो कुसुम जी गुजरात से हैं, आशा दीदी महाराष्ट्र से हैं, ज्योत्सना जो है वो उड़ीसा से है, वो पंजाब से है, कावेरी दीदी बिहार से हैं। तो हम सब जो है ना वो क्या करेंगे कि हम अगर थोड़ी कठिनाई अपनी भाषा में पढ़े, लेकिन हम उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, तो इस तरीके से जो है ना वो एक कार्यक्रम हमारा सुचारू रूप से चलेगा। तो मैं यहाँ पर आशा दीदी को मंच सौंप रही हूँ, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारे बीच में बहुत सीनियर हमारी आशा दीदी हैं, जो कि इस कार्यक्रम के लिए विशेष तौर पर यहाँ उपस्थित है। और आज के दिन अगर हम आशा दीदी को ना याद करें सावित्रीबाई फूले के कार्यक्रम में, तो शायद मुझे लगता है किसी कार्यक्रम को मैं उसको अधूरा ही मानूंगी, क्योंकि उनकी बहुत सारी किताबें हैं। तो आशा दीदी आप आए और ये करें। तो मैं थोड़ा विराम लेती हूँ और आपको मैं मंच धन्यवाद। नमस्ते सबको। और अभी जो एक सावित्रीबाई फूले की स्मृति दिन के निमित्त में ये मेरा थोड़ा मिक्सिंग रहेगा, हाँ, हिंदी मराठी वगैरह। अभी कोई शब्द याद नहीं आया तो मैं मराठी उसमें बोल दूंगी। तो अभी इसलिए ये जो 2 दिन का एक कार्यक्रम ऑनलाइन बनाया है अनीता ने, तो अनीता को पहले मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हम लोग इतना पूरा भारत के सब बहने हैं, सब फ्रेंड्स है अम्बेडकरी मूवमेंट में काम करने वाले, लेकिन हम प्रत्यक्ष एक साथ नहीं मिल सकेंगे। लेकिन नहीं मिल सके तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी ने तो इतना दिया है ना हमें ये मंच उपलब्ध कराने के लिए। तो ये टेक्नोलॉजी का हम भी यूज करके अनीता ने बहुत बढ़िया प्रोग्राम रखा है 2 दिन के लिए। अनीता, बहुत अच्छा लगता है मुझे, तुम्हारी जो ऊर्जा है वो हमेशा मैं देखती रहती हूँ, कुछ ना कुछ वो करती रहती है, और पूरी भारत की हमारी एक विचार करने वाली एक सोच की सब हमारे फ्रेंड्स को एक साथ होती है। तो अभी मैं एक विनती करती हूँ, अध्यक्षता तो मैं ले रही हूँ, लेकिन ये जो संचलन है ना अनीता, हाँ, ये संचलन तुम करो। हाँ, ये मैं करती हूँ। और क्योंकि वो मैं हाँ उनके नाम पूरी तरीके से मालूम नहीं है ना, इसलिए संचलन तुम करो। मैं तो अध्यक्षता स्वीकार रही हूँ। अध्यक्षता के तौर पर मैं अभी आपको एक सुझाव देती हूँ, थोड़ा सा शुरू में बात बोलती हूँ कि एक हमारा ये जो आंदोलन है, यानी कल ही अंतरराष्ट्रीय महिला मुक्ति दिन मनाया गया पूरे देश में। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिन मनाने वालों में से हम भी एक पार्ट है, लेकिन हमारी जो भूमिका है, ये हमारी भूमिका ऐसी है कि ये आज भी मैंने एक पोस्ट डाली है कि अंतरराष्ट्रीय महिला मुक्ति का जो इतिहास है, वो अंतरराष्ट्रीय महिला मुक्ति का इतिहास बुद्ध काल से शुरू होता है। बुद्ध काल में जो महाप्रजापति है, जिन्होंने पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में पहला आंदोलन किया स्त्रियों के हक में, तो ये महाप्रजापति के आंदोलन से पूरे दुनिया का स्त्री मुक्ति आंदोलन का इतिहास शुरू होता है। लेकिन ये बताया नहीं जाता, हमें अज्ञान में रखा जाता है,
और इस तरह हमेशा 8 मार्च का जो स्त्री मुक्ति दिन है, जागतिक स्त्री मुक्ति दिन, वो जागतिक स्त्री मुक्ति दिन पाश्चात्य विचारवंत, पाश्चात्य फेमिनिस्ट विचारवंत का विचार देके उनका इतिहास हमारे सामने रख के ये अंतरराष्ट्रीय स्त्री मुक्ति दिन मनाया जाता है। तो मुझे ऐसा कहना है इस बारे में कि हमारा जो इतिहास है वो हमारा इतिहास लिखने की जिम्मेदारी हम पर ही है। कोई नहीं हमारा इतिहास दूसरा कोई लिखेगा और हम ऐसी अपेक्षा भी नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हमारे जो ये साहित्य का हमारे हाथ में कलम है, लेखनी है, तो जिनके हाथ में लेखनी है, जिनको कैपेसिटी है लिखने की, जिनको प्रतिभा है, प्रतिभा मिली है, तो उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग हमारा इतिहास उजागर करने के लिए करना चाहिए। ये मेरी एक यानी क्या बोलूं से मैं कि ये मेरी सोच एकदम परफेक्ट सोच है कि हमारी लेखनी का उपयोग हमने हमारा इतिहास लिखने के लिए करना चाहिए। अभी वो इतिहास हम अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि मैं अभी वैचारिक लिखती हूँ, मैं क्रिटिक्स लिखती हूँ, तो कोई कथा लिखेगा, कोई कथा लिखने वाला भी है हमारे में, तो कोई कविता लिखने वाला है, कोई आत्मचरित्र लिखने वाला है। तो अभी ये मंच पर सब कविता लिखने वाली हमारी बहनें हैं। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि हमारी जो कविताएं रहे, ये हमारी कविता हमारी संस्कृति का इतिहास उजागर करने वाले, हमारी कविता में आए हुए मिथक्स, प्रतिमा, ये सब हमारे संस्कृति का इतिहास उजागर करने के लिए होनी चाहिए। तो मैं हमेशा उसको संविधान मूल्य का साहित्य ऐसा मैं हमेशा बोलती हूँ। तो संविधान के जो मूल्य है, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता, विज्ञानवाद, ये मूल्य का भी उसमें प्रतिबिंब होना चाहिए। तो मैं आज ऐसी अपेक्षा करती हूँ कि ये मंच पर जो कविताएं सादर होगी अभी, वो कविताएं इसी तरह संविधान मूल्य उसमें दिखाई देने वाले संविधान मूल्य का समावेश है, ऐसे उसका प्रदर्शन है, ऐसी कविताएं रहेगी। और हमारा जो इतिहास है, दलित मूवमेंट का, अम्बेडकरी मूवमेंट का अपना जो इतिहास है, वो इतिहास उसमें उजागर हो, ऐसी कविताएं इधर पेश होगी, ऐसी मैं अपेक्षा करती हूँ। और मैं अनिता जी को अभी विनती करती हूँ कि पहला दूसरा कविता पेश करने के लिए आप डिसाइड। थैंक यू आशा दीदी, आपने बहुत ही, मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है। और हम जैसे कि कल 8 मार्च था और हम 10 मार्च को भारतीय महिला दिवस मनाते हैं, क्योंकि सावित्रीबाई फुले का स्मृति दिवस होता है। और हमारे आंदोलन की वो, एक तरह से हम ये कहेंगे कि हमारे आंदोलन की नींव है वो। बाबा साहब बुद्ध और सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले हमारे आंदोलन की नींव है। तो हम, हमारे जितने जो कार्यक्रम होते हैं, हम महिला दिवस, इंटरनेशनल महिला दिवस एक अलग चीज है वो सारे विश्व में, लेकिन हम दलित जो हम महिला दिवस बनाते हैं वो हम 10 तारीख को बनाते हैं, भारतीय महिला दिवस, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारी जो मुक्ति के रास्ते हैं वो सावित्रीबाई फुले और तमाम तरह की, ताराबाई शिंदे, सगुनाबाई क्षीरसागर, अहिल्याबाई होलकर, ये सबके से मिलकर के बनते हैं हमारे। तो आज हम इसी मौके को, इन सबको अपना याद करते हुए, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे साथ बहुत सारे वक्ता जुड़े हुए हैं और बहुत उत्सुक है। और मैं देख रही हूँ कि बहुत लोग जो है बड़े उत्सुकता से उपस्थित हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे जो साथी हैं, मैं सूक्ष्म कयाला को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और जो है वो अपना कविता पाठ करें। और सूक्ष्म जो है वो इंग्लिश पीजीटी है और बहुत ही बहादुरी से अपनी बात रखती हैं। और मुझे लगता है कि जो एक बोल्डनेस होनी चाहिए एक बोलने में, और अभी आप उनकी कविताएं भी सुनेंगे, तो हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। सूक्ष्म, आप आमंत्रित हैं कविता पाठ के लिए। सबको जय भीम। माँ सावित्रीबाई फुले जी की, माँ सावित्रीबाई फुले जी के स्मृति दिवस की पूर्व संध्या पे
उनको कोटि-कोटि प्रणाम। हमारी पुरखिन, वो ज्ञान की पुरोधा और संघर्ष की देवी। मैं उन्हें देवी नहीं, एक जीती-जागती वीरांगना मानूँगी और उनके व्यक्तित्व या उनके संघर्ष को शब्द देना मुझ जैसी एक नौसिखिया साहित्यिक लाइन में आई हुई लड़की के लिए आसान नहीं है। लेकिन मैं क्षमा सहित सबसे पूर्व क्षमा माँगते हुए कुछ पंक्तियाँ जो मैंने उनके लिए लिखी हैं, कोशिश की है लिखने की, वो सबके सामने रखने की आज्ञा चाहूँगी। तो आज्ञा है? तो यस, माँ शुरू करो। माँ माँ सावित्रीबाई जब घर से अपने शिक्षण संस्थानों की तरफ निकलती थी, तो वो अपने बैग में हमेशा एक अतिरिक्त साड़ी लेके चलती थी। क्योंकि जो साड़ी पहनकर वो अपने शिक्षालयों की तरफ जाती थी, वो साड़ी रूढ़िवादियों, ब्राह्मणवादियों द्वारा गंदी कर दी जाती थी। उसपे व्यवस्था का कीचड़ फेंक के, उसपे अपनी मानसिकता का कीचड़ फेंक के और कुछ जो है भौतिक कीचड़ फेंक के। तो माँ हमेशा उसकी तैयारी करके चलती थी कि मुझे वहाँ पहुँचकर, अपने शिक्षण संस्थान में पहुँचकर इस साड़ी को बदलना है। उसके लिए वो अपनी एक अतिरिक्त साड़ी अपने साथ रखती थी। तो मैंने इस साड़ी के बारे में बहुत बार सोचा और इस साड़ी को एक प्रतीक मानते हुए मैंने कुछ पंक्तियाँ उस पे लिखने की कोशिश की है और उम्मीद करती हूँ कि मैं इसमें थोड़ी बहुत सफल हुई हुई होंगी। तो वो अपने झोले में एक अतिरिक्त साड़ी ही नहीं लेकर निकलती थी। वो अपने झोले में एक अतिरिक्त साड़ी ही नहीं लेकर निकलती थी। वो निकलती थी लेकर तुम्हारे उज्जवल भविष्य का एक अतिरिक्त सपना। वो सुन, सपना वो सपना जिसमें तुम हो जाओ। वो सपना जिसमें तुम हो जाओ, सोए के खोए अस्तित्व को खोज पाओ। अपने सिर के ऊपर से हटाकर किसी की छाया तुम अपने सोए के आसमान को गढ़ पाओ। उसकी साड़ी पर डाले जाते थे जो छींटे गंदगी के, उसकी साड़ी पर डाले जाते थे जो छींटे गंदगी के, वो उसके नहीं, वो थे तुम्हारे हिस्से के। वो उसके नहीं, वो थे तुम्हारे हिस्से के, जिन्हें ओढ़े कंधों पर वो चलती थी हर रोज रूढ़ियों के कटीले पथ पर। जिन्हें ओढ़े कंधों पर वो चलती थी हर रोज रूढ़ियों के कटीले पथ पर, तुम्हारे हिस्से के कांटे कंकर चुनती हुई, तुम्हारे हिस्से के कांटे कंकर चुनती हुई, तुम्हें पहनाए गए स्याह लिबासों को हटाकर, तुम्हें पहनाए गए स्याह लिबासों को हटाकर तुम्हारे लिए सतरंगी साड़ियां बुनती हुई। छिलते रहे हाथ उसके, छिलते रहे हाथ उसके, उंगलियां लहूलुहान हुई। छिलते रहे हाथ उसके, उंगलियां लहूलुहान हुई। तुम्हारी रक्षा के कवच को वो बिन रुके बुनती रही। तुम्हारी रक्षा के कवच को वो बिन रुके बुनती। उगाने थे उसको तुम्हारी बेरंग साड़ियों से फूल बूटे। उठान उगाने थे उसको तुम्हारी बेरंग साड़ियों पे फूल बूटे। इसलिए वो अज्ञानता के कंटीले जंगलों से ज्ञान के फूलों के बीच चुनती रही। उगाने थे उसको तुम्हारी बेरंग साड़ियों पे फूल, इसलिए वो अज्ञानता के कंटीले जंगलों से ज्ञान के फूलों के बीच तुम्हारे लिए चुनती रही। विद्यादान नारी को दिया, विद्यादान नारी को दिया, वो समता दान देने वाली, जीवन दान देते देते वो अपनी सांसें तोड़ गई। जीवन दान देते देते वो अपनी सांसें तोड़ गई। छोड़ गई ज्ञान की विरासत वो, छोड़ गई ज्ञान की विरासत वो, और अतिरिक्त अतिरिक्त साड़ी भी यहीं छोड़ गई। उस अतिरिक्त साड़ी के पल्लू में आज भी बंधी एक कहानी उसके संघर्ष, दृढ़ निश्चय और बलिदान की, शिक्षा के तेज की और रोशनी उसके ज्ञान की। उस साड़ी के पल्लू में बांध कर रख गई है वो मुक्ति मंत्र और चाबी तुम्हारे कल्याण की। और अंत में आज की नारी के लिए, आज जो सब नारियां हैं, मैं उसमें केवल दलित महिलाओं को नहीं गिनती, क्योंकि ये संदेश हर नारी के लिए है,
माँ सावित्रीबाई ने सबके लिए ज्ञान के दरवाजे खोले, तो ये संदेश सब समाज की सभी स्त्रियों के लिए है, लेकिन दलित स्त्रियों के लिए ज्यादा कड़ा संदेश है, क्योंकि उनकी जरूरतें बाकी समाज की औरतों से ज्यादा है। तो ये संदेश है कि आज आसमान की बुलंदियों पर उड़ती हुई नारियों, आज आसमान की बुलंदियों पे उड़ती हुई नारियों, खुली हवाओं के ताजा झोंकों में लहराती हुई साड़ियों, आज आसमान की बुलंदियों पे उड़ती हुई नारियों, खुली हवाओं के ताजा झोंकों में लहराती हुई साड़ियों, स्मरण रहे ये स्वच्छंदता, ये सफलताएं न तुमने कभी चखी होती। ये स्वच्छंदता, ये सफलताएं न तुमने कभी चखी होती। बरसों पहले जो माँ सावित्रीबाई ने अपने थैले में तुम्हारे हिस्से की एक अतिरिक्त साड़ी न रखी होती। और अंतिम संदेश, अब दायित्व ये तुम्हारा है, अब दायित्व ये तुम्हारा है, इस विरासत को घर आगे बढ़ाना है। अब दायित्व ये तुम्हारा है, इस विरासत को घर आगे बढ़ाना है और इसे किंचित नहीं गंवाना है। तो ये बात रहे न केवल कविताओं में, ये बात रहे न केवल कविताओं में, ये बात मस्तिष्क में मथनी होगी। ये बात रहे न केवल कविताओं में, ये बात मस्तिष्क में मथनी होगी। माता सावित्रीबाई की विरासत की एक अतिरिक्त साड़ी हमें भी अपने थैलों में रखनी होगी। माता सावित्री की विरासत की एक अतिरिक्त साड़ी हमें भी अपने थैलों में रखनी होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कविता इधर पेश की आपने। सावित्रीबाई फुले की जो अतिरिक्त साड़ी, वो अतिरिक्त साड़ी को लेकर इतनी बहुत बड़ी बात उसमें ये कविता के शब्दों में बांधना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छी कविता बनाई है आपने, बहुत अच्छी कविता पेश की। आगे सूक्ष्म एक और कविता पढ़ोगी क्या? भी वो एक्चुअली अच्छा, सेकंड राउंड में पढ़ लेना। हाँ जी, दूसरे राउंड में पढ़ लेना। जी तो जी, बहुत बहुत धन्यवाद सूक्ष्म, बहुत सुंदर कविता थी। और सतरंगी साड़ी जो हम लोग पहनते हैं वो सावित्रीबाई फुले की देन है। तो अभी मैं ये हमारे पंजाब की आवाज थी और पंजाब से हमें हमारे उस तरीके से आवाज अभी आ नहीं रही। जब मैं ये साहित्य की बात करती हूँ, खासकर हम ये बोलेंगे कि जो चेतना का जो साहित्य है, सावित्रीबाई फुले का साहित्य है या जो सामाजिक साहित्य, उसमें पंजाब की आवाज महिलाओं की बहुत मुश्किल है। तो एक सूक्ष्म अपनी आवाज को लेकर के आई हैं। हमारे बीच में उड़ीसा से ज्योत्सना किट्टी भोई है, ज्योत्सना भोई किट्टी। और ये जो है ये प्रिंसिपल है और एक समय इनका एक ये बहुत सुंदर कविताएं लिखती हैं। और इनका एक उड़ीसा की जो संस्कृति है और जो कल्चर है उन पर, जैसे वो जो वहाँ की जो साड़ियां हैं उसमें ये इनको एक, जब किसी को शूटिंग करनी होती है तो ज्योत्सना को बुलाते हैं वो। और कई सारी मैगजीन के कवर पे ज्योत्सना आती है, बहुत ही सुंदर। और ज्योत्सना का जो स्कूल में वो प्रिंसिपल हैं। और एक वीडियो इनका बहुत वायरल हुआ था जब ये बच्चों के बीच में नया नया जब बच्चे जब आते हैं तो ये स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के बच्चों के बीच में बैठी थी। तो वो बहुत लाखों करोड़ों लोगों ने उस वीडियो को देखा और बहुत प्रेज किया। तो ज्योत्सना हमारे बीच में है और बहुत बड़ी अच्छी बात है। और आज हम ज्योत्सना से जो उड़िया में कविताएं लिखते हैं लेकिन वो हिंदी में भी बोल लेती हैं, तो मैं ज्योत्सना को आमंत्रित करती हूँ वो आए और अपनी कविता पढ़े। ज्योत्सना। सभी को मेरा प्रणाम। मैं ऑडिबल हूँ? अब तुम जैसा भी बोलो, मुझे हमें आवाज आ रही है आपकी। मैं सुनाई देती हूँ क्या? हाँ, सुनाई दे रहे हो आप। ठीक है। आज का शाम की सबको मेरी अभिनंदन है। मैं आप लोगों से नई जोड़ी हूँ। मैं ओडिशा से हूँ। मेरी कोई भी गलती लैंग्वेज में अगर हो जाए तो फिर भी मुझे क्षमा देना। तो पहली बार आरती जी ने मुझे ओडिशा में मिले थे और हम लोग की ऐसे बनी कि आज भी वो हमें छोड़ नहीं पाए। तो मैं आज की शाम में आपको मेरे मुखड़ा दिखा रहा हूँ, ठीक है? इसलिए आरती जी को मेरा कृतज्ञता देती हूँ।
और वो जो सावित्री बाई के बात आज हमने आप लोगों से सुनी, बहुत पहले भी सुनी हूँ। वो सावित्री बाई एक ही औरत ऐसी हमारे विश्व में जन्म लेते हैं, पृथ्वी में धरा में आते हैं, उनके अलावा और कोई नहीं ऐसे आते। तो सावित्री बाई ही सावित्री बाई हैं। मेरे स्कूल के दीवार में उनके मैं इतना बड़ा सा फोटो लगाया हूँ, वो आर्टिस्ट ने किया है। तो मैं रोज-रोज उसे देखती हूँ। जब भी देखती हूँ तो मेरे मन में एक ख्याल आता है कि सावित्री बाई जी, आपके मन में जो नारी के लिए भावना रखे थे आप, आज की नारी ऐसी है या नहीं? कि आप जिस दिन में नारी को उनकी तकलीफ या उनकी समाज में जो प्रकार की व्यवहार आपने देखे थे, अभी भी ऐसा है। मुझे ऐसा लगता है नारी में कुछ भी बदलावा नहीं है, नारी ऐसे ही है। लेकिन उनके सपनों की नारी, उनके भावनाओं की नारी, वो जो 18वीं शताब्दी से अभी जो 2026 आ गई है, फिर भी हम लोग लगता है कि बदलते नहीं है। तो इसके बारे में मैं जल्दी एक कविता लिखी हूँ। सभी को मेरी पहले से ही विनती है कि मुझे तुम ऐसा मत बोलो कि ये कविता ऐसा है कि वैसा है, मुझे क्षमा कर देना प्लीज। तो मेरी कविता, विद्यालयों के दीवारों के चित्रों में आपको जब देखती हूँ, मैं घड़ी के लिए रुक जाती हूँ सावित्री बाई। सोचती हूँ और सोचती रहती हूँ, तुम्हारे अंदर के नारी को सही में आज भी हो या नहीं? युग बदल रही है, उस दौर की नारी और आज की नारी में फर्क है भी या नहीं? नारी के चित्कार हर युग में समान ही है। आज भी नारी आजादी के नाम से पराधीनता को झेल रही है। आज की ये कलंकित समाज में नारी के दुख भरा कहानी पन्नों के ऊपर पन्नों कभी ना खत्म होने वाली किताब बन गई है। एक छोटी बच्चों से एक वृद्धा तक, मैं कौन सी युग की कहानी बताऊं, कौन सी नारी की दुख भरा कहानी कहूं? नारी ही नदी की भांति सारा जीवन दुख को पी लेती और चिता में ही समा जाती है। नारी को हम दुर्गा शक्ति के रूप मानते हैं, लेकिन आज भी नारी अबला और निष्पेषित है। जहां आज एप्स्टीन फाइल के पन्ने खोले जाने से सारा धरती अमावास के अंधार से डूब जाती है। मुझे लगता है धरती की आखिरी शिक्षयित्री भी आवाज कर होगी कि मैं एक नारी हूँ। धरती की आखिरी शिक्षयित्री भी आवाज करी होगी कि मैं एक नारी हूँ। सावित्री बाई, दीवारों के चित्रों से तुम कहने लगोगी, नारी सभ्य, शिक्षित और सामर्थ्य के अंदर में नारी ही नारी है। नारी सब युग में समान है। नारी शिक्षा, सभ्यता और संस्कृति से समाज से कभी नहीं, समाज की पुरुषों बात से कभी नहीं बदलेगी, कभी नहीं बदलेगी, कभी नहीं बदलेगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नारी कल की और आज की, हर जमाने का नारी का दुख सेम ही है। ये बहुत बड़ी बात आपने बताई। आगे अनिता। मैं अभी हमारे साथ वंदना जी जुड़ी हैं, और वंदना जी झारखंड का बहुत बड़ा स्वर है कविता में, और हम आपका बहुत स्वागत करते हैं वंदना जी। और कविता पाठ चल रहा था अभी तक। सूक्ष्म कयाला ने और ज्योत्सना जो उड़ीसा से हैं, सूक्ष्म जो पंजाब से थी, उन्होंने कविता पाठ किया है। और ज्योत्सना, अगर मुझे लग रहा है आप एक और कविता पढ़ सकते तो पढ़े। अभी आपने एक ही कविता पढ़ी है तो आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आपके पास है, आप अगर उड़िया में भी पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ के सारांश आप हमें बता सकते हो। ठीक है, तो मैं उड़िया में ही पढ़ती हूँ। हाँ, और उसके थीम बता देती हूँ पहले। वो जो मोची लड़की स्कूल में पढ़ाई करती है, और उनके खाने के बाद
वो स्कूल की जो जो किचन काम करती है वो औरत, उसके ऊपर कभी झाड़ू नहीं करती, पोछा नहीं लगाती। तो वो कभी गम से खाना ही नहीं खाती है, क्योंकि वो कुक ने बोलती है कि तू खुद झाड़ू लगा, तुम्हारे खाने के बाद तुम खुद झाड़ू लगा। तो वो अभिमान से कभी भूखा रह जाती है, लेकिन झाड़ू नहीं बनाती। फिर एक बार स्कूल को एक ऐसे विजिटर्स आए थे और उन्हें पानी लेने के लिए बोले, तो वो थर जाती है और उनके आंसू टपक टपक उनके छाती में ही पड़ता है। तो उसे सभी लोग पूछते हैं कि अरे क्या हुआ, क्या हुआ, तू क्यों रोती है? तो वो बोलती है कि मेरे नाम गुलाबी रोहित दास है। तो इस नामों और संज्ञा में ही वो उनके दर्द दुख और उनके सब कुछ को, अछूत जात को सब कुछ वो बता देती है, सिर्फ एक ही लाइन में कि मेरे नाम गुलाबी रोहित दास बोल के। तो उसी कविता में पढ़ती हूँ ओडिया में। मोची झियो दिखिबाकू गोलगालिया, चिक्कण देहकू सुंदर चेहरा। बापा तार जोता व्यवसाय करे बोली, गोटिए बोली झियो को उणा करेनी, खाइबा पिंधिबारे, तेणु करी मोची झियो भारी स्वाभिमानिनी। मोची झियो गाँ स्कूल रे चतुर्थ श्रेणी रे पढ़े। मध्याह्न भोजन परे मोची झियर ऐठा उपरे झाड़ू करेनी, रांधुनी बड़ माँ झाड़ू करेनी। उलटी राग गर गर होई कहे, तो ऐठा उपरे टिके झाड़ू करी देलुनी। मोची झियर एका जिद, भोकरे रहिजिब सिना झाड़ू धरेनी। दिने स्कूल को हाकिम आसी थांती, मोची झियो को पानी आनिबा पई कहंती। अविश्वास रो चाहाणी रे केते भय भ्रांति, हाथ गोड़ सह थरी जाए तार कौला छाती। ततला लुह छाती रे तार ठप ठप होई पड़ुछि। कौन हैला, कौन हैला, अरे कौन हैला बोली पचारिबारु मोर नाम गोलापी रोहित दास बोली कहिछि, मोर नाम गोलापी रोहित दास बोली कहिछि। बहुत बढ़िया। कुछ समझ आया? आया आपने सारे नहीं बताया ना, तो आया समझ में। बहुत अच्छा। लेकिन वो उड़िया के कुछ कुछ शब्द ऐसे इतने सुंदर लग रहे थे, बीच में मीनिंग थोड़ा समझ में आता था। बहुत बढ़िया। चलो आगे। बहुत शुक्रिया ज्योत्सना, बहुत ही अच्छा आप पढ़ रही थी। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ गुजरात से कुसुम डाबी को, और अभी पिछले कुछ दिनों मेरा इनसे तारुफ हुआ और हमारे साथ गणपत बनकर जी बने हुए हैं, और वो बहुत हम सब लोगों की कविताओं का ट्रांसलेट करते हैं। उनका एक पेज है फेसबुक पे, और हम रोज बहुत सारे लोगों से, तो बनकर जी अभी हैं तो मैं उनको कहते हुए कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका बनकर जी, आपने हमें कुसुम डाबी से मिलवाया गुजरात। आज हम गुजरात की कविता सुनेंगे, और कुसुम डाबी जो है, कुसुम जो है वो कुसुम भी प्रिंसिपल है और प्राइमरी स्कूल की है सुरेंद्र नगर में, और उनकी कविताएं जो है वो बहुत ज्यादा इधर उधर छपती हैं। और इनकी कविताएं पढ़ने के बाद मुझे महसूस हुआ कि जो इतना प्रखर स्वर है वो हिंदी में कैसे उनकी कोई कविता ट्रांसलेट होके नहीं आई। तो मैं कुसुम को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और कविता पाठ करें। कुसुम जी, आप सबका शुक्रिया। जय भीम और सबको जय सावित्री। सावित्री बाई के लिए ही एक मेरी गुजराती में कविता है, पहले पढ़ती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। गुजराती में ही पढ़ूंगी, ज्यादातर आपको शब्द समझ में आ जाएंगे। तू कोई देवी नहोती, तारे 4 हाथ के 10 मस्तक नहोता। तू कोई देवी नहोती, तारे 4 हाथ के 10 मस्तक नहोता। तने कोई वरदान नहोતું, तने कोई श्राप पण नहोતો। તું સ્વરૂપવાન અપ્સરા પણ નહોતી, તે કોઈ દેવ દાનવોનો સંહાર કે ઉદ્ધાર નહોતો કર્યો। તે કોઈ દેવ દાનવનો સંહાર કે ઉદ્ધાર નહોતો કર્યો। તું અમારી જેવી જ એક સ્ત્રી હતી, 2 હાથ 2 પગ 1 મસ્તકવાળી। તું અમારી જેવી જ એક સ્ત્રી હતી, 2 હાથ 2 પગ 1 મસ્તકવાળી। ખેતરનું ઘરનું કામ કરનારી, પિતા પતિને સમજનારી। ખેતરને ઘરનું કામ કરનારી, પિતા પતિને સમજનારી, બાળકોને પ્રેમ કરનારી। પણ તું સશક્ત સમજદાર ક્રાંતિકારી કેળવણીકાર હતી। પણ તું સશક્ત સમજદાર ક્રાંતિકારી કેળવણીકાર હતી। તું પરિપક્વ પ્રેરણાદાયી પ્રગતિશીલ પત્ની હતી।
તું પરિપક્વ, પ્રેરણાદાયી, પ્રગતિશીલ પત્ની હતી. તું દયાળુ, દાનવીર, દૈદીપ્યમાન સાવિત્રી હતી. તું દયાળુ, દાનવીર, દૈદીપ્યમાન સાવિત્રી હતી. શિક્ષણ મેળવી શિક્ષણ દેનારી, વિધવાનો વિસામો હતી. શિક્ષણ મેળવી શિક્ષણ દેનારી, વિધવાનો વિસામો હતી. અનાથોની માતા, રોગીઓની સેવા કરનારી, તું સાવિત્રી હતી. અનાથોની માતા, રોગીઓની સેવા કરનારી, તું સાવિત્રી હતી. તું કવિ હતી, તું લેખક હતી, તું 18મી સદીની આધુનિક નારી હતી. તું કવિ હતી, તું લેખક હતી, તું 18મી સદીની આધુનિક નારી હતી. તું કોઈ ચમત્કાર દેખાડતી સ્ત્રી નહોતી. તું કોઈ ચમત્કાર દેખાડતી સ્ત્રી નહોતી, પણ તે ચમત્કાર કરી બતાવ્યો હતો. ભારતમાં મહિલા શિક્ષણનો પાયો નાખી તે નવો ઇતિહાસ લખી નાખ્યો હતો. ભારતમાં મહિલા શિક્ષણનો પાયો નાખી તે નવો ઇતિહાસ લખી નાખ્યો હતો. હે સાવિત્રી, તું માત્ર સાવિત્રીબાઈ નહોતી. હે સાવિત્રી, તું માત્ર સાવિત્રીબાઈ નહોતી. તું આ દેશની કરોડો ગુલામ સ્ત્રીઓને મુક્તિની રાહ દેખાડનારી નારી હતી. તું આ કરોડો ગુલામ સ્ત્રીઓને તું આ देश की करोड़ों गुलाम स्त्रियों ने मुक्ति की राह दिखाड़नारी नारी थी। यहाँ मैंने सावित्री बाई के बारे में लिखा है कि वो कोई देवी नहोती, वो कोई देवी नहीं थी, ना उसके 4 हाथ थे, ना कोई 4 उसका 10 मस्तक था, न उसे कोई वरदान था, न कोई श्राप भी था, वो कोई अप्सरा भी नहीं थी। वो उसने किसी देव दानव वो जो मिस्ट्री है उसमें ऐसा कोई संहार भी नहीं किया था। वो हम सब की तरह एक स्त्री थी, महिला थी, जो खेत में काम करने वाली स्त्री थी, जो अपने पति को समझती थी, पिता को समझती थी, अपने बच्चों से प्यार करती थी, पर वो एक सशक्त और समझदार स्त्री थी, जो सब महिलाएं करती है, पर उसमें जो अलग क्या था तो वो एक सशक्त और समझदार स्त्री थी। वो क्रांतिकारी महिला थी और वो केळवणीकार थी। वो प्रगतिशील विचारों वाली, आधुनिक विचारों वाली प्रगतिशील पत्नी भी थी। वो दयावान थी, दानवीर भी थी, और उसने जो और खुद शिक्षा लेकर दूसरों को शिक्षा देने वाली महिला थी। जो विधवा महिलाएं थी उनको वो अपने पास रखती थी, तो इसलिए वो उनको गुजराती में कहते हैं विसामो देते हैं, तो उनको रखने वाली अनाथ बच्चों की माता थी। रोगियों की, कुष्ठ रोगियों की, मतलब सभी रोगियों की सेवा करनारी वो सावित्री थी। वो कवि थी, वो लेखक थी, और 18वीं सदी की वो एक आधुनिक नारी थी। वो कोई चमत्कार नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उसने एक चमत्कार कर दिखाया था। उसने भारत में महिला शिक्षण का पाया, उसकी नींव रखी थी भारत में, और उसने एक नया इतिहास रच दिया था। और इसीलिए वो सावित्री सिर्फ सावित्री नहीं थी, वो इस देश के करोड़ों गुलाम महिलाओं को मुक्ति की राह दिखाने वाली एक सशक्त नारी। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर कविता थी। और मैं जो है वो कुसुम की एक कविता है, कुसुम बहुत अच्छा लिखती है। अभी वो एक छोटी सी कविता मैं कुसुम की पढ़ती हूँ। और अम्मा मुझे भूख लगी है, ये गुजराती से हिंदी में इसका अनुवाद किया है। अम्मा मुझे भूख लगी है, भात बनाओ। बिटिया थोड़ी देर सो जा, बना देते हैं। अम्मा बहुत भूख लगी है, अब मुँह से रहा नहीं जात है, तेरे भात पकने में और क्या देर है। बिटिया देख चूल्हा जल रहा है, पानी भी उबल रहा है, बस थोड़ी ही देर है, सो जा तू। नींद में अम्मा भात भात भात। अम्मा का दिल उबलता रहा, चूल्हे पर रखे पानी में, ना वो भात पका, ना वो फिर नींद से उठी, सो गई खटिया भात की आस में। ये कुसुम ने लिखी थी जब एक बच्ची जो भूख से मर गई, तो उस पर ये कविता थी। तो कुसुम जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छी शानदार, हमें बहुत खुशी हुई कि गुजरात की कविता सुनने को मिली गुजराती में। और अभी जब दूसरा राउंड आएगा तो प्लीज आप एक और अपनी कविता सुनाइएगा। अब आशा दीदी अगर कोई टिप्पणी करना चाहे तो जरूर करें। नहीं, ये जो अभी आपने जो इनकी कविता बताई ना, वो भात की भूख के बारे में, ये कविता मैंने सुनी है। आई थिंक वो हिंदी में पढ़ी है, किधर रूपांतर किया है क्या, उसका भाषांतर किया है कौन सी भाषा में? हाँ, बनकर जी ने किया होगा।
मैंने खुद हिंदी और गुजराती दोनों में लिखी थी। अच्छा, किया। तो मैंने हिंदी में पढ़ी है कुछ, तो बहुत मैंने अच्छा लगा। आप खुद ये जो कविता के मैं पैर में पढ़ी थी, वो कवयित्री ही मिल गई सामने। बहुत बहुत अच्छा। शुक्रिया। थैंक यू कुसुम, बहुत ही अच्छा आपका कविता पाठ रहा। और हमारे बीच में जो है हमारी एक साथी, मतलब साथी क्या कहेंगे हम उनको, दीदी बोलते हैं, कावेरी दीदी। और बहुत बड़ा नाम है वो दलित, हिंदी दलित साहित्य में। उनके कई उपन्यास, आत्मकथा, उनका कविता संग्रह, कहानी संग्रह। और अगर आज मैं ये कहूँ कि हिंदी में जो वरिष्ठ लोगों में, तो कावेरी शामिल हैं, कावेरी जी शामिल हैं। तो मैं कावेरी जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप आइए और कविता पाठ के लिए आप आमंत्रित हैं। अनीता भारती बहुत बढ़िया काम कर रही है। तुम अभी युवा हो ना, इसीलिए दलित साहित्य को बहुत आगे बढ़ा रही हो। बहुत खुशी की बात कि हम लोगों को इकट्ठा की और सावित्री बाई फुले के स्मृति शेष के पूर्व संध्या पर हम लोगों को बुलाई। तो बहुत बड़ी बात कर रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग मिल करके उनके बारे में बोल रहे हैं। तो सावित्री बाई फुले आज के जो मनुवादियों ने सरस्वती नाम दिया है, सरस्वती वास्तव में वो सावित्री बाई फुले ही थी। और उनको जो है अलग करके, माने उनका जो है नाम माने इतिहास हटा करके और सब पूजा होती है सरस्वती की। लेकिन विद्या की पहली देवी हमारी सावित्री बाई फुले थी। उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने में, वो शिक्षा देने में सबसे प्रथम महिला थी। और उनका विचार था कि महिलाएं जो हैं पढ़ जाएंगी, शिक्षित हो जाएंगी, तो भाई हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा। और इसके लिए जो है उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा। पहले भी बोल चुकी हैं कि जब निकलती थी पढ़ाने के लिए तो किस तरह से उन पर कीचड़ फेंका जाता था। और वो एक बैग में साड़ी ले करके जाती थी और फिर बदल करके बच्चों को, महिलाओं को पढ़ाती थी। उस समय बहुत जो है मनुवादियों का जो है जंजीर जो है, जंजीर में फंसी थी, कसी हुई थी महिलाएं। और उन जंजीरों से, जंजीरों के जकड़न से सावित्री बाई ने निकालने का प्रयास किया। और वो हमारी पूजनीय है। और उनके स्मृति शेष पर जो है हम लोग एकत्रित हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। और हम लोग का तो इतिहास तो मनुवादियों ने दबा करके ही रखा, कभी उजागर नहीं किया कि ये जो है मूलवासी महिलाएं जो हैं इतनी तेज तरार हैं, सब इस समाज को बदलने वाली हैं, तो कभी उजागर नहीं होने दिया। जैसे जैसे हम लोगों ने शिक्षा प्राप्त की और अपने वर्ग के महिलाओं को जो है वो जाने, वीरांगना थी, हाँ, आगे आगे समाज को बढ़ाने वाली थी। हर क्षेत्र में महिलाएं जो हैं वो आगे थी। लेकिन हमारा इतिहास नहीं है। अब जब हम लोग पढ़ लिख करके होशियार हुए हैं तो अपने इतिहास को ढूंढ रहे हैं और समझ रहे हैं कि सावित्री बाई फुले ने क्या किया, उन्होंने समाज को कितना बदला है। तो आज उनके स्मरण में जो है मैं कविता सुना रही हूँ। उनको, उन पर जो फिल्म निकलने वाली थी, किस तरह से मनुवादियों ने विरोध किया। मनुवादी फिल्म बंद करने को आतुर, आखिर क्यों हुए ए भय आतुर। मनुवादी फिल्म बंद करने को आतुर, आखिर क्यों हुए ए भय आतुर। न पहले शर्माए न अब, इनके फरमान पर दुनिया चले, ये कहाँ का दबंगई दिखा रहे। इनके फरमान पर दुनिया चले, ये कहाँ का
तबंगई दिखा रहे। अब दुनिया बदली, समाज बदला, बदल गया पाखंड अत्याचार। विज्ञान ने हर तर्क बदला, अब कब तक पोंगा पंथी बने रहेंगे रंगा सियार। कब तक ये पोंगा पंथी बने रहेंगे नया पोंगा सियार, बने रहेंगे रंगा सियार। नर्क का भय, स्वर्ग का लालच नहीं दिखाओ, अब सब हुए पढ़ लिख कर होशियार। नर्क का भय, स्वर्ग का लालच नहीं दिखाओ, अब सब हुए पढ़ लिख कर होशियार। नहीं चलेगा तेरा तंत्र मंत्र, नहीं मानेंगे झूठा चमत्कार। सच को सच मानी थी विद्या की देवी सावित्री बाई। सच को सच मानी थी विद्या की देवी सावित्री बाई। महात्मा फूले ने दिया संस्कार, अड़ गई थी सावित्री बाई समाज को बदलने में। बीबी फातिमा ने सहयोग दिया, बीबी फातिमा ने सहयोग दिया। दोनों रण क्षेत्र में कूद गईं, दोनों रण क्षेत्र में कूद गईं। ब्राह्मणों पर सामत आई, उनकी क्रूरता की मिट्टी पलीद कर बालाओं को आगे बढ़ाई। पढ़ लिख कर महिलाएं आगे बढ़े और हमारा समाज बदले। रचा एक नया इतिहास, रचा एक नया इतिहास। बाल विवाह, विधवा का घोर दंड उन्होंने किया अस्वीकार। आज सावित्री बाई फूले इस धरा पर जीवित हैं। ये नहीं कि वो खत्म हो गई, जीवित हैं। किसमें? हम लोग में। इस धरा पर जीवित हैं। उनका कर्म भारत नहीं जग में हमेशा अखंडित है। मनु ने इस धरा पर महिलाओं को जंजीरों में बांध जुल्म किया था। उस जंजीर को तोड़ सावित्री ने नारी मुक्ति का अलख जगाया था। सावित्री ने नारी मुक्ति का अलख जगाया था। आधी आबादी घुटन में दम तोड़ती थी, आज आजादी के पंख लगाकर आसमान में उड़ती है। आज आजादी के पंख लगाकर आसमान में उड़ती है। अपने अस्तित्व को जिंदा रख एक परंपरा विकसित की थी। अपने अस्तित्व को जिंदा रख एक परंपरा विकसित की थी। उस समय सावित्री बाई फूले ने उजड़ा चमन बसाई थी, उजड़ा चमन बसाई थी। अपने अस्तित्व को जिंदा रख एक परंपरा विकसित की थी। उस समय सावित्री बाई फूले ने उजड़ा चमन बसाई थी। ब्राह्मण धर्म की तमाम कुकर्म, ब्राह्मण धर्म के तमाम कुकर्म सिसक सिसक कर बिखरेंगे। भीमराव का लिखा संविधान कुटिल आत्मघाती विचार को तहस नहस कर सावित्री का परचम लहराएगा, सावित्री का परचम लहराएगा। तो बहुत बढ़िया। ये अपनी जो संस्कृति है, समता की संस्कृति जो सावित्रीबाई ने हमें बताई, जो फुले जी ने बताई, जो बाबा साहब ने बताई, जिसका मूल बुद्ध की संस्कृति में है। तो ये संस्कृति के बारे में ये पूरा इतिहास सुशील जी ने बताया अपने कविता में। मनुवादी की कर्तृत्व पर, मूल निवासी के हक पर और ब्राह्मणवादी संस्कृति पर हमला करने वाले उनके बहुत बढ़िया शब्द थे, बहुत बढ़िया कविता थी। आगे कावेरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि अभी जब सेकंड राउंड होगा तो कावेरी दीदी आप और कविताएं सुनाना, और आपको लोग सुनना भी चाहेंगे। और तो अभी हमारे बीच में हमारी साथी वंदना जी हैं। वंदना जी, हाँ वंदना जी हैं। और क्योंकि वंदना जी पहले नहीं जुड़ पाई थी तो मैं थोड़ा, वंदना जी का परिचय तो बहुत लंबा चौड़ा है, और लेकिन मैं फिर भी झारखंड की बहुत सशक्त आवाज है और बहुत समय से लिख रहे हैं। उनकी कविताएं जो हैं वो
उनकी जो है वो कविता लिखती हैं और जो है वो आदिवासी स्त्रियों पे उनका बहुत प्रखर स्वर है। झारखंड आंदोलन से वो जुड़ी रही हैं। उनकी जो किताबें हैं, पुरखा लड़ाके 2005 में आई थी, किसका राज है 2009 में, झारखंड एक अंतहीन समर गाथा 2010 में, असुर सिरिंग 2010 में, पुरखा झारखंडी साहित्यकार और संस्कृति ये आई थी। फिर इनका जो है वो आदिवासी साहित्य परंपरा और प्रयोजन 2013 में, आदिम राग 2013 में और आदिवासी दर्शन कथाएं। और वंदना जी को बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। आदिवासी पत्रकारिता के लिए झारखंड सरकार का राज्य सम्मान 2012 में, सरकार द्वारा संस्कृति मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा 2013 में सीनियर फेलोशिप। तो जो है वो एक हमें बड़ा मैं मतलब बहुत ज्यादा वंदना जी से कई बार हम लोग बातचीत हुई जुड़ने के लिए, लेकिन इस बार वो जुड़ पाई है, तो मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ और वंदना जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और कविता पाठ करें। वंदना जी। आप सभी लोगों को जोहार। सावित्रीबाई फुले जी के आपको याद करते हुए ये जो आयोजन आपने आभासी दुनिया में रखा है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं जैसा आपने कहा कि हम लगातार कोशिश करते रहे जुड़ने का, लेकिन जुड़ नहीं पाए कई बार। लेकिन आज भी मुझे डर लग रहा था कि मैं पता नहीं शायद मिस कर जाऊं, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ लाइट नहीं थी, इन्वर्टर काम नहीं कर रहा था, कई सारी दिक्कतें। तो ऐसे ही दिक्कतें हम लोगों के बीच में आती रहती है। तो खैर आज आप सभी लोगों को सुना मैंने, कुछ लोगों को शायद मैं देर से जुड़ पाई, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आप सभी लोगों से। और सबसे विशेष बात है कि हम जिस महान व्यक्तित्व को लेकर के इस आयोजन को कर रहे हैं, तो उनका जो सपना था, उस सपने को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। अपने समाज के लोगों के साथ, अपनी बहनों के साथ हम लोगों को वो सपना पूरा करना है। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगी, ये बातें तो जब मिलते हैं, चाहे वो आभासी दुनिया हो, चाहे आमने-सामने हो, हम खूब करते हैं और तब भी बहुत सारी बातें रह जाती हैं। तो मैं अपनी पहली कविता आप लोगों के सामने रखती हूँ। कल ही हम लोगों ने 8 मार्च मनाया है, तो उसी से संदर्भित है और महिलाओं से संदर्भित भी है मेरी कविताएँ। उसका शीर्षक है वह उठेगी। वह उठी तो उसकी सोच चूल्हे चौके पर जा सिमट गई। वह उठी तो उसकी सोच चूल्हे चौके पर जा सिमट गई। वह उठती है, चूल्हा सुलगाती है और साथ ही सुलगते हैं उसके विचार। और साथ ही सुलगते हैं उसके विचार, चूल्हे में चढ़े बर्तन की तरह गर्म होते हैं, खदबदाते हैं, ठंडे होते हैं। फिर राख की तरह एक चिंगारी दबाए चुप हो जाती है। वह अनाज बीनने बैठती है। वह अनाज बीनने बैठती है और बीनती है अपनी सोच, जो उसके लिए अहम है। वह घर साफ करती है। वह घर साफ करती है और फालतू सोच को कचरे की तरह उभार देती है। वह घर साफ करती है और फालतू सोच को कचरे की तरह बुहार देती है। सेवा में दौड़ती गतिमान होती है जब वह, उसके विचार भी दौड़ते हैं। सेवा में दौड़ती भागती है जब गतिमान होते हैं तब भी उसके विचार उसके साथ दौड़ते हैं। तब वह गृहस्थी में मथ दी जाती है और एक परिवार उसे अपना बंधुआ बना लेता है। और एक परिवार उसे बना लेता है अपना बंधुआ। पर बंधुएपन के खिलाफ आजीवन कसमसाती रहती है देह, गौरैये की तरह। उधकते रहते हैं आजीवन उसके सपने आंगन में, छत पर। पुरवैया की तरह ठहराती रहती है वह उम्र भर, विचारों की स्थान पर,
पजाती रहती है खुद, विचारों की सान पर पजाती रहती है खुद को। मुक्ति संघर्ष में शामिल है उसका पजना, मुक्ति संघर्ष में शामिल है उसका पजना, उसका सजना, बसना और रचना। उसके जीत के गीत जब बहुत करीब हैं हम सबके, तो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए। उसके जीत के गीत बहुत करीब हैं हम सबके, जो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है। दूसरी एक कविता है बेंदो। बेंदो जंगल में एक लता होती है जो बहुत मजबूत होती है, जो गांव जंगलों में जो महिलाएं जाती हैं उनकी सहयोगी भी होती है और उनकी मददगार भी होती है। कल देखा मैंने बेंदो को, कल देखा मैंने बहुत दिनों बाद उन पौधों को जिनको मैंने माँ के साथ बोया था धरती में। कल देखा मैंने बहुत दिनों बाद उन पौधों को जिनको मैंने माँ के साथ बोया था धरती में, अपने संगी साथियों के साथ कुएं से बाल्टी में पानी भर भर खींच खींच कर सींचा था। कुएं से बाल्टी में पानी भर भर खींच खींच कर सींचा था। ये पौधे अंकुरे जब तब देखा था बस, ये पौधे अंकुरे जब तब देखा था बस। फिर मैं नए खेतों में बुआई के लिए अन्यत्र चली गई, फिर मैं नए खेतों में बुआई करने अन्यत्र चली गई। उन बीजों में जो अंकुरे थे उसमें पत्ते आए, कलियां आई, फूल खिले और सुगंध फैली। हाँ, फैली जो सुगंध उनकी तो दूर बस गई मुझ तक, उन पौधों ने खबर पहुंचाई अपनी सुगंध से। खींच लाई ये सुगंध फिर उस जंगल के किनारे के खेत की मिट्टी में जहां मैंने बोए थे उन पौधों को। मेरी आंखें चौंधिया गई, मेरी आंखें चौंधिया गई उनकी महक से, उनके रूप से, क्योंकि आज मेरे सपनों ने, मेरी सोच ने आकार लिया और ओज ओढ़ लिया। क्योंकि आज मेरे सपनों ने, मेरी सोच ने आकार लिया है और ओज ओढ़ लिया है। हाँ, ये फागुन का महीना है। हाँ, ये फागुन का महीना है, सिर्फ रंगों का नहीं खेला है, सिर्फ रंगों का नहीं खेला है यहाँ, यहाँ विचारों का खेला भी है। जो सहमना होने की शर्त रख रहा है, अपने होने की अर्थ रख रहा है। जो अपनी रीढ़ सीधी कर एक लचक के साथ चल रहा है, जो अपनी रीढ़ सीधी कर एक लचक के साथ चल रहा है। मेरे पौधे लता भी हैं, ये लता भी हैं। याद करो बेंदो को, याद करो जंगल को, यह वही जंगल की लता, जंगली लता बेंदो है। तो मेरे पौधे जंगल के पलाश, सखुआ और ओड़ो ही नहीं, बेंदो भी हैं। तो मेरे पौधे जंगल के सखुआ, ओढ़ो और पलाश ही नहीं, बेंदो भी हैं, जिनकी दृढ़ता और लचक तुम्हें समझाएगी अब अपने बारे में, जिनकी दृढ़ता और लचक तुम्हें समझाएगी अब अपने बारे में, बताएगी बेंदो के बारे में। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक अलग टाइप की कविता हुई, ये भी होनी चाहिए। आगे अनीता। वंदना जी का जो मुख्य स्वर है वो, जैसे हम कहते हैं कि झारखंड का जो जीवन है, जो आदिवासियों का जीवन है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो जिस तरीके से वंदना जी जो झारखंड को रिप्रेजेंट करती हैं, और वो उनकी कविताओं में जिस तरह से संघर्ष और उम्मीद, आशा, जुझारूपन नजर आता है, वो सच में जो है वो एक मैं ये कह सकती हूँ कि वो इस समय की एक मुखर आवाज है कविता में,
और एक परिपक्व आवाज है। और हालांकि हम ये देखते हैं कि झारखंड से बहुत सारे स्वर हैं, लेकिन वंदना टेटे जी का जो स्वर है वो बहुत ज्यादा, ये कहेंगे कि एक चुप होकर के शांति तरीके से सवाल उठाना और उसको पीड़ा को खोल देना, ये वंदना जी की खासियत है। तो मैं अभी हमारे बीच में हमारी आशा दीदी अध्यक्षता कर रही हैं, तो मैं चाहूंगी कि बीच में अगर आप भी आशा दीदी अपनी कविताएं पढ़िए, और आप लोग आपको सुनना चाहते हैं सब, तो मैं आशा दीदी को आमंत्रित कर रही हूँ। लेकिन मैं एक छोटी सी कविता आपको पढ़ देती हूँ, और मुझे लगता है कि एक आपका मैंने कुछ कविताएं जो है, एक कविता है संस्कृति। तो मैं एक कविता पढ़ रही हूँ। तुम्हारी आंखों के चारों ओर काले नीले घेरे दिखाई देते हैं। तुम्हारी आंखों के चारों ओर काले नीले घेरे दिखाई देते हैं। मेरी आंखों के आसपास चमकते आभूषण हैं। टूटे हुए पुरुषत्व की यह संस्कृति चमकती है। अरे अज्ञानी, तुम्हारी खानदान जड़ें कहाँ हैं? मेरे ही देश में रहने वाले तुम, इतना तो मुझे पता है, क्योंकि तुम्हारी आंखों में काली पीड़ा है। निर्विकार रहने का तुम्हारा उत्तर, बच्चे को पीट कर नए ढंग से सुधारा। तुम्हारे हाथों का झगड़ा झंझट, तुम बिना कहे ही सब कह जाते हो। यह तुम्हारा ये कैसा पुरुषत्व है? और आंखों के चारों ओर पड़े रक्त रंजित दाग तुम्हारे झूठे श्रेष्ठत्व का प्रमाण देते हैं। तो क्रांतिकारी कवित्री हमारी और वरिष्ठ कवित्री आशा दीदी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो कविता पाठ करें। आशा दीदी। अभी जो आप सबको नमस्ते, जय भीम। अभी जो अनीता जी ने एक कविता आपको पढ़ के बताई, वो मुंबई विद्यापीठ के अभ्यासक्रम में लगी हुई थी। वो कविता का एक पार्श्व मैं आपको बताती, क्योंकि हम सब जो भारत में रहने वाले हम सब बहनें हैं, जो औरतें हैं, वो कैसे एक दुख के धागे में बांधे हुए हैं, ये उसका सूत्र है। ऐसा हुआ था, मैं तभी ट्रेन का प्रवास करती थी, उल्लासनगर से लेके डोंबिवली में आती थी, और प्लेटफॉर्म में एक बार उल्लासनगर स्टेशन में प्लेटफॉर्म में मुझे एक ये औरत मिली। वो भी प्लेटफॉर्म में ट्रेन का इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में झाड़ू का जुड़ा था, यानी वो झाड़ू बेच के अपना पालन पोषण करती थी, अपना घर शायद चलाती होगी वो मेहनत करके। तो लेकिन उसके आंखों के नीचे मुझे दिखा कि वो लाल लाल हुए थे, इधर खून का ये दिख रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ इधर, तो उसने एकदम शांति से मुझे आंसर दिया कि पति ने मारा। यानी हमारे देश में पति मारता है, पति ने मारा, ये कॉमन बात स्वीकारती है औरतें। उनको समझ में ही नहीं आता कि पति ने मारना नहीं चाहिए, ये पति मारता है, ये जुल्म है, और वो जुल्म हमने खुद प्रतिकार करके वो जुल्म हमने बंद करना चाहिए, ये औरत को समझता ही नहीं। तो उसमें ये सोच वालों में से वो औरत थी। वैसे तो एकदम अच्छी थी, लेकिन देखो ये मार खाना ये हमारा धर्म है, ऐसा वो मानती थी। तो अभी ये जो धर्म, इसी तरीके का धर्म जो औरत के मन में फैला हुआ है, या औरत के मन में उसके बीजे जो बोई है, ये अपनी ब्राह्मणवादी संस्कृति ने ये बीजे रोई है, बोई है। और ये ब्राह्मणवादी संस्कृति कहाँ से आती है, कैसी हमारे दिमाग में ये आती है? तो इसलिए सावित्री माई को लेके ही, अभी सावित्री माई का स्मृति दिन है, इसलिए ये मेरी पहली कविता। मैं सावित्री माई के स्मृति दिन के अवसर पर उनको अभिवादन करने के लिए ये कविता मैंने उसका हिंदी में रूपांतर किया है, मराठी में है कविता ये। तो इस कविता में मैंने लिखा है, ये कविता का नाम है मराठी में सावित्री ने काय दिलं, यानी सावित्री ने हमें क्या दिया। आपको सबको मालूम है कि हमारे देश में दो सावित्री की पहचान हमें कराई दी है। एक सावित्री सावित्रीबाई फुले है, और दूसरी सावित्री सत्यवान की सावित्री है, बराबर। तो सत्यवान की सावित्री हमें क्या देती है?
और ज्योतिबा की सावित्री ने हमें क्या दिया है, इसके ऊपर ये कविता है। सावित्री माई को नमन करते हुए ये कविता मैं बताती हूँ। पुराणों के सावित्री ने बांध दिया हमें पातिव्रत्य के दोरखंड से। पुराणों के सावित्री ने बांध दिया हमें पातिव्रत्य के दोरखंड से। पतिव्रता के नाम से मन को जकड़ लिया जन्मों जन्म के फेरे में। पतिव्रता के नाम से मन को जकड़ लिया जन्मों जन्म के फेरे में। जुलूम आया जलाना आया, पति का वर्चस्व आया, स्त्री दबी गुलामी के जोखड़ों में। कैसे छूटे कैसे निकले, मानव करके कैसे जिए, समझ में नहीं आता था संस्कृति के हमले में। मानव करके कैसे जिए, समझ में नहीं आता था संस्कृति के हमले में। इतने में ज्योतिबा की सावित्री आई। इतने में ज्योतिबा की सावित्री आई, झूठी संस्कृति निकाल फेंकी, अमर हुई भारत के इतिहास में। बताया उन्होंने पढ़ाया उन्होंने, स्त्री का सयानापन है मूलाक्षर लिखने पहचानने में। स्त्री का सयानापन है मूलाक्षर लिखने पहचानने में। डर तुम्हारा गुलामी तुम्हारी, जला के भस्म होने दे जन्मों जन्मी के अज्ञान में। डर तुम्हारा गुलामी तुम्हारी, जला के भस्म होने दे जन्मों जन्मी के अज्ञान में। अपना समय नहीं करो बर्बाद, पूजा करने में वड़ की प्रदक्षिणा में। दंग रहो अपने घर को ज्ञानी करने में। इतिहास की ये सावित्री ने बद्ध किया हमें ज्ञान की साधना करने में। इतिहास के ये सावित्री ने बद्ध किया हमें ज्ञान की साधना करने में। तेजस्विनी के नाम से मन को दंग किया मानवता की संस्कृति का रक्षण करने में। मानवता की संस्कृति का रक्षण करने में। तो ये मानवता की संस्कृति का रक्षण करना हमारा काम है। इतिहास के सावित्री ने जो हमें बताया वो, और पुराण के सावित्री को वड़ की प्रदक्षिणा करने वाले सावित्री को हमने मन से दूर निकाल के दूर फेंकना चाहिए। ये इस कविता में संदेश है। धन्यवाद। तो आप और पढ़िए कविता अभी। हाँ, और हिंदी तो नहीं है, तब तक बाकी लोगों का होने दो, तब तक एक मैं ट्रांसलेशन करा लेती। ठीक, बाद में। ठीक। तो हम एक राउंड फिर से चलते हैं और मैं फिर से वापस सूक्ष्म कयाले के पास जाती हूँ। हाँ, और चलेगा। कयाला से अनुरोध करती हूँ कि वो अपनी एक कविता पढ़े और हम एक एक कविता का राउंड लेंगे। और इसके तो उसमें सबसे पहले सूक्ष्म आइए। धन्यवाद अनीता जी। एक धन्यवाद इसके लिए भी कि मुझे इतनी प्रबुद्ध लेखिकाओं और कवियत्रियों के सम्मुख आने का आपने अवसर दिया। मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। एक लंबे अरसे के बाद दीदी ने मेरे हाथ में फिर से कलम पकड़ाई। मैं कॉलेज टाइम में लिखा करती थी, लेकिन उसके बाद से थोड़ा कुछ जीवन की व्यस्तताओं में ऐसी हो गई कि ये सब बंद हो गया। तो माँ सावित्रीबाई फुले जो एक अतिरिक्त साड़ी लेके अपने बैग में चलती थी, और मैंने जो एक अतिरिक्त साड़ी हम सबको अपने बैग में रखकर चलने के लिए बोला, तो मुझे लगता है कि अनीता दी और बाकी सब आप जैसे प्रबुद्ध लोग पहले से ही वो साड़ियां रख के चल रहे हो, जो हम जैसी प्रतिभाओं जो अपने आप को घर की चार दीवारी से बाहर अपनी प्रतिभाओं को लेके नहीं जा पा रहे हैं, वो समाज तक ले जाने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं। और हम ही शायद माँ की विरासत को आगे लेकर जाएंगे तो आगे की हमारी पीढ़ियां जो हैं इस विरासत को भोग पाएंगी और ये मनुवादी व्यवस्थाओं के चक्रव्यूह से अपने आपको बचा पाएंगी। तो मुझे लगता है कि जिस समय माँ सावित्रीबाई फुले ने एक
स्कूल खोलकर बच्चों को शिक्षा का ज्ञान लड़कियों को दिया, तो बहुत सारी लड़कियों के अपने दृष्टिकोण पैदा हुए होंगे और शायद उन्होंने कुछ ऐसा, क्योंकि मैं भी अक्सर उनके बारे में जब शुरू में जब मेरे घर में बातें होती थी तो मैं बहुत छोटी थी और मैं ये सोचती थी, और जो मैं उस समय सोचती थी मुझे लगा कि माँ सावित्रीबाई फुले के समय में भी जो बच्चियां या जो लड़कियां जिनको ज्ञान का प्रकाश माँ ने दिया, उनको उनका एक दृष्टिकोण बना होगा और उन्होंने भी ऐसे ही कुछ सवाल जैसे मेरे मन में उठते थे किए होंगे कि कुछ सवाल मन में जगते हैं सो जाते हैं, कुछ सवाल मेरे मन में जगते हैं सो जाते हैं, मेरी तरह वो भी कश्मकश में खो जाते हैं। सोचती हूँ क्यों समानता का दायरा किसी के लिए कम किसी के लिए ज्यादा कर दिया जाता है। सोचती हूँ कि समानता का दायरा क्यों किसी के लिए कम किसी के लिए ज्यादा कर दिया जाता है। मुझसे ही संपूर्ण है जब सृष्टि की हर रचना, मुझसे ही संपूर्ण है जब सृष्टि की हर रचना, तो फिर मेरे ही अस्तित्व को क्यों शून्य कर दिया जाता है। मुझसे ही संपूर्ण है जब सृष्टि की हर रचना, तो फिर मेरे ही अस्तित्व को क्यों शून्य कर दिया जाता है। क्यों मैं ही चुनी जाती हूँ हर त्याग के लिए, क्यों मैं ही चुनी जाती हूँ हर त्याग के लिए, क्यों मैं ही नहीं योग्य पूर्ण भाग के लिए, क्यों मैं ही नहीं योग्य पूर्ण भाग के लिए। मेरे होने ना होने पर पाबंदी क्यों है, मेरे होने ना होने पर पाबंदी क्यों है, मेरी स्वतंत्रता किसी और की बंदी क्यों है। शायद अब मुझे सवालों के दायरे से आगे बढ़ना होगा। जब उन स्त्रियों ने शिक्षा पाई माँ सावित्रीबाई से, तो उसके बाद उनके अंदर जो क्रांति जागी माँ की शिक्षा की मशाल की लौ में, तो शायद फिर ये उसके बाद ये निश्चय जो हैं ये दृढ़ निश्चय उनके अंदर से निकले होंगे कि शायद अब मुझे सवालों के दायरे से आगे बढ़ना होगा। किसी से कुछ पूछना नहीं, अब बस लड़ना होगा। शायद अब मुझे सवालों के दायरे से आगे बढ़ना होगा, किसी से कुछ पूछना नहीं, बस अपने लिए लड़ना होगा। क्यों सदियों से मेरे इन सवालों को संदूकों में बंद करके दफन किए जाने की रिवायत है। क्यों मेरे इन सवालों को सदियों से संदूकों में बंद करके दफन किए जाने की रिवायत है। तो अब मैं गुहार नहीं लगाऊंगी तो मुझे समाज से कोई शिकायत है। अब उठना है मुझे बेधड़क सशक्त कदमों से चलना है। अब उठना है मुझे बेधड़क सशक्त कदमों से चलना है, अपनी अभिलाषाओं की ओर अपनी मर्जी से बढ़ना है। तुम सिक्के को उछालो, अब ये समाज को और उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को एक चुनौती दी होगी, या आज भी हमें ये चुनौती देने की जरूरत है कि तुम सिक्के को उछालो फिर से, मुझे खुद का पहलू चुनना है। अब तक मेरे हिस्से का सिक्का तुम उछालते रहे हो और चित भी तुम्हारी रही है और पट भी तुम्हारी रही है, लेकिन अब मैं तुम्हें अब ये चुनौती दे रही हूँ कि तुम सिक्के को उछालो फिर से, मुझे खुद का पहलू चुनना है। मैं नहीं बदलूंगी अब खुद को, मुझे इस एक तरफा व्यवस्था को बदलना है, शुक्रिया। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। बोलिए। हाँ, सूक्ष्म। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ वापस ज्योत्सना को। ज्योत्सना, आप आए और अपनी कविता जरूर सेकंड राउंड में। ठीक है, मैं अभी भी ओडिया में ही पढ़ूंगी और इसका थीम का मैं बताती हूँ कि एक दादी माँ उनके क्या बोलते हैं ग्रैंड डेटर को जब आंगनबाड़ी में छोड़ने जाती है तो वहाँ छुआछूत भेदभाव होती है। तो उनके नातनी को व उनके ग्रैंड डेटर को थोड़ा सा अलग बैठा के बोलता है कि इधर बैठ। हाँ, जब इधर बैठ बोलता है तो वो ग्रैंड डेटर भी बड़ी हो जाती है। तो बड़ी होकर उनके ग्रैंड डेटर के जब उधर बैठ बोलती है तो उनसे बहुत कष्ट होती है कि मैं जैसे मेरे दादी माँ मुझे बैठने से मैं बैठती थी सहकर, मेरी
पोती इस तरह से पाएगी या नहीं, इसके मन में ये भाव आती है, उसे कष्ट होती है। तो इस भावना को मैं वहां लिखती हूँ। और मेरी बुक है वो अच्छुआ झिया अछूत लड़की, ये सब कुछ अछूत लड़की के बारे में ही है एक बुक मेरा। इस बुक से मैं वो एक तो कविता पढ़ती हूँ। अच्छुआ झिया, अच्छुआ झिया अंगनबाड़ी स्कूल रू चिन्हे नाली नेली धला कला रंग को, ता सह चिन्हे तार जातिर रंग। जेजेमा ताको स्कूल रे छाड़ी दब बोली काख करी निए, ओल्हेई देला बेले भिन्न स्वर रे कहे टिके घुंची बस। जेजेमार ए शब्द एक मंत्र ना कौन, अच्छुआ झियो जीवन रेखा से कौन जानिथिला, जीवन रे कौन जानिथिला एमिति ताको सारा जीवन टिके घुंची बसिबाकू हेबो। अच्छुआ झियर चिरा चिरा हुए हृदय, थर को थर टिके घुंची बसुथिबा बेले। अच्छुआ झियो एबे जेजेमा, से एबे काख करी नेउछि तार नातुणी को, ता नातुणी को टिके घुंची बस कही नत करी बसी पड़े। दीर्घ श्वासटे नहीं कहे हे भगवान, मो अली अली नातुणी मो भली टिके घुंची बसी जानिब तो। समझ में आया क्या? नहीं, इतना समझ में नहीं आया, थोड़ा बताओ उसका। सारा थोड़ा बताओ, ज्योत्सना थोड़ा अर्थ बता दो हमें। सारा थोड़ा सा बताओ। सारांश ये है कि एक दादी माँ उनके नातनी को या उनके ग्रैंड डॉटर को जब स्कूल छोड़ने जाती है तो उसे बोलती है कि तू थोड़ा दूर बैठ। तो वो अच्छा। नातनी वो सुन के उनके हृदय में बहुत दुख हो जाती है। वो क्यों दूसरे बच्चों के से क्यों अलग बैठेगी। तो वो मन लेकर वो भी बड़ी हो जाती है। जब वो बड़ी होकर उनकी नातनी को लेकर जाती है स्कूल में, उसे जब बोलती है कि तू थोड़ा सा अलग बैठ, तो उनको वो जो हृदय में जो पीड़ा होती है उसे मैं वहां वर्णना करती हूँ कि वो पीड़ा। हाँ, ये मेरे बुक इसी के बारे में है। वो जो अनटचेबिलिटी के बारे में है। मेरी 41 कविता है, 41 कविता है। बहुत बढ़िया। हमारी मराठी में ऐसी हीरा ताई बनसोड़े है ना, उनके ऐसी कविता है। अभी इसके पहले भी जो बहना ने कविता बोली ना, फिरियाद, अपनी फिरियाद लेके आई ना वो समाज के सामने उस कविता में, ऐसी हीरा ताई बनसोड़े पहली पीढ़ी की कवयित्री है, बाबा साहब आम्बेडकर के मूवमेंट की मराठी कवयित्री। तो उनकी भी ऐसी कविताएं हैं, फिरियाद नाम की उनकी कविता है। और अभी आपने जो कविता दी ना अस्पृश्यता के ऊपर की, उसको दुख होता है नातिन जो एक्शन पूछती है, वैसे हीरा ताई बनसोड़े की हमारी एक कविता है कि एक सवर्ण समाज की फ्रेंड को वो खाना खाने के लिए बुलाती है, लेकिन खाना तो वो खा लेती है, बराबरी का फ्रेंडशिप का हमारा रिश्ता है ऐसा उनको बताती है ऊपर ऊपर से। लेकिन खाना खाने के लिए बैठने के बाद वो उनको ताना मारती है कि अरे तुम्हारा ये कैसा खाना है, तुम्हारे ये ताट में ये बाजू दाएं बाजू ये अचार नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, हमारे में ऐसा होता है, हमारे में खाना खाने के बाद मीठा होता है, तुम्हारे में ऐसी चाल नहीं है, ऐसी रीत नहीं है, ऐसा वैसा बोलती है। फिर हीरा ताई बहुत अच्छी तरह वो सब वर्णन करती है और वो बोलती है कि हमें खाली सूखी रोटी मिलना भी कठिन था। हाँ, फिरियाद कविता संग्रह उनका ये भाई साहब ने लिखा है, गणपत बनकर के। तो वो हीरा बंसोड़ी जी उसमें लिखती है कि हमें सूखी रोटी मिलना भी मुश्किल था, तो ये जो सजाने वाला ताट ये हम कहाँ से सीखे, और तुम वो सजाने वाला ताट तुम्हें मिला नहीं इसलिए मुझे ताने मारते हो। तो इसका मतलब ऐसा है कि तुम मुझे बराबरी की सहेली नहीं मानती हो। तो ये एक ऐसा भी ढोंगीपन है समाज में कि वो हमें बराबरी का स्थान नहीं देते हैं, जाति के नाम से हमें नीचा दिखाते हैं। इसीलिए तो ये हमारे कलम से ये फिरियाद हमेशा हम करते रहेंगे जब तक ये समाज हमें बराबरी का स्थान नहीं देगा तब। नहीं, आज भी तो जातिवाद है। तो मैं तो इसीलिए हमारे स्कूल की शिक्षित लोगों के पूछ के ही लिखी हूँ कि क्या कुछ है बोल के, उनके एक्सपीरियंस को लेकर ही लिखी हूँ। बराबर है।
हमारे बीच में मैं कुसुम डाबी को आमंत्रित कर रही हूँ। कुसुम डाबी ने पहले बड़ी अच्छी आपने, और अब मैं दूसरी कविता के लिए कुसुम डाबी आप आइए। और मैं अपने श्रोताओं को बता दूं जो सुन रहे हैं, कुसुम जो है वो गुजरात से हैं, और अभी हमें या तो गुजराती में पढ़ेंगे या हिंदी में, जो भी होगा आप उनको हमें बता दें, हम समझ लेंगे। जी। नहीं, अभी मैं हिंदी में ही पढ़ रही हूँ। और ये कुछ सालों पहले गुजरात में एक घटना हुई थी, दुर्घटना। सूरत में एक एक्सीडेंटली बच्चे क्लासेस में थे और आग लग गई थी, और ऊपर से बच्चे कूद कर नीचे गिरे थे और बहुत बच्चे जल गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। वो ज्यादातर बच्चे सब पटेल समाज के और सभी समाज के थे। और उसी से जुड़कर सरदार पटेल का स्टेच्यू है, जो आपको पता है कि सबसे ऊंचा है और वो बहुत शानदार है। तो नर्मदा नदी के डैम जहाँ बना है, वहीं पर वो बहुत बड़ा स्टेच्यू लगा है। तो मैंने सरदार पटेल को ध्यान में रखकर और उस सूरत की घटना को साथ में लेकर एक घटना लिखी है कविता। और एक्चुअली वो जो सभी विस्तार है वो आदिवासी समाज का है, तो उनका भी बहुत बड़ा विस्थापन हुआ था जब नर्मदा डैम बना था। तो इन सबको मैंने मिलजुल कर एक कविता लिखी थी। नर्मदा डैम के पास खड़े खड़े पटेल मुस्कुरा रहे हैं। नर्मदा डैम के पास खड़े खड़े पटेल मुस्कुरा रहे हैं। वो इतने ऊंचे खड़े हैं कि नाक के नीचे कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। वो इतने ऊंचे खड़े हैं कि नाक के नीचे कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। जहां उनके पैर है वहां, जहां उनके पैर है वहां आदिवासियों की झोपड़ियां थी। जहां उनके पैर है वहां आदिवासियों की झोपड़ियां थी। जहां उनका हाथ है, जहां उनका हाथ है वहां उनके गाय बकरियां टहलती थी। अब वहां सिर्फ पटेल अकेले खड़े हैं। अब वहां पटेल सिर्फ अकेले खड़े हैं। पटेल के ठीक पीछे हरियाली थी। पटेल के ठीक पीछे हरियाली थी। आदिवासी के छोटे छोटे खेत थे। पटेल के ठीक पीछे हरियाली थी। आदिवासी के छोटे छोटे खेत थे। पूरा दिन मिलजुल कर अनाज बोते थे। पूरा दिन मिलकर अनाज बोते थे। कभी हंसते, कभी गाते, कभी नाचते थे। कभी हंसते, कभी गाते, कभी नाचते थे। अब वहां सन्नाटे में पटेल चुपचाप खड़े हैं। अब वहां सन्नाटे में पटेल चुपचाप खड़े हैं। पटेल के ठीक सामने बड़ा सा मैदान है। पटेल के ठीक सामने बड़ा सा मैदान है। पहले वहां आदिवासी के देव का स्थानक था। पहले वहां आदिवासी के देव का स्थानक था। फसल की खुशियों में, त्योहारों में, शादी ब्याह में मिलकर मेला लगाते थे, ढोल ताश बजाते थे, अपना दुख दर्द बांटते थे, प्रणय के गीत गाते थे। अब वहां पटेल मैदान को देखते सुन्न खड़े हैं। फसल की खुशियों में, त्योहारों में, शादी ब्याह में मिलकर मेला लगाते थे, ढोल ताश बजाते थे, अपना दुख दर्द बांटते थे, प्रणय के गीत गाते थे। अब वहां पटेल मैदान को देखते सुन्न खड़े हैं। पटेल के आसपास का पूरा इलाका अब आधुनिक श्रृंगार से सजा धजा है। पटेल के आसपास का पूरा इलाका अब आधुनिक श्रृंगार से सजा धजा है। सीमेंट कंक्रीट तले मिट्टी छिप गई है। सीमेंट कंक्रीट के तले मिट्टी छिप गई है। जहां कभी हरियाली घास पेड़ पौधे थे, जहां कभी हरियाली घास पेड़ पौधे थे, वहां मेघ धनुष के रंगों वाली एलईडी लाइटें हैं। वहां मेघ धनुष के रंगों वाली एलईडी लाइटें हैं, रंग बेरंगी फव्वारे हैं। अब वहां पटेल रोशनी फव्वारों के बीच बेरंग खड़े हैं। अब वहां पटेल रोशनी फव्वारों के बीच बेरंग खड़े हैं। पटेल अब बोर हो रहे हैं। पटेल अब बोर हो रहे हैं। कब तक चुपचाप खड़े रहेंगे? न कोई शोर है, न कोई भीड़ है। भीड़ आती है, जाती है, सेल्फियां लेती है, पटेल को देखने के लिए ऊंची गर्दन करती है। भीड़ आती है, जाती है, सेल्फियां लेती है, पटेल को देखने के लिए ऊंची गर्दन करती है, नैनों पे हाथ रखकर पटेल की ऊंचाई झांकती है। लेकिन वो भीड़ थोड़ी न है। लेकिन वो भीड़ थोड़ी न है। वो तो हरती फिरती सेल्फियों वाली रोबोट मशीनें है। लेकिन वो भीड़ थोड़ी न है। वो तो हरती फरती सेल्फियों वाली रोबोट मशीनें है। पटेल इतनी ऊंचाई पर खड़े हैं, अपने पैर तले नहीं देख सकते।
पटेल इतनी ऊंचाई पर खड़े हैं, अपने पैर तले नहीं देख सकते, लेकिन आज दूर सूरत की ऊंची इमारत का धुआं उनकी नजर में आ गया। लेकिन आज दूर सूरत की ऊंची इमारत का धुआं उनकी नजर में आ गया। टप टप गिरते बच्चों को उन्होंने देख लिया। टप टप गिरते बच्चे को उन्होंने देख लिया। तब से पटेल की आंख से पानी टपक रहा है। तब से पटेल की आंख से पानी टपक रहा है। रोते बिलखते बच्चों के चिल्लाने की आवाज, रोते बिलखते बच्चों के चिल्लाने की आवाज, इतनी बड़ी मूर्ति की जगह काश सीढ़ी बनवा लेते, इतनी बड़ी मूर्ति की जगह काश सीढ़ी बनवा लेते। लोगों के ताने पटेल के कानों में गूंज रहे हैं, लोगों के ताने पटेल के कानों में गूंज रहे हैं। तब से पटेल कानों में उंगली डाल कर खड़े हैं। तब से पटेल कानों में उंगली डाल खड़े हैं। उनके शरीर का लोहा तानों और बच्चों की आवाज से पिघला जा रहा है। उनके शरीर का लोहा तानों और बच्चों की आवाज से पिघला जा रहा है। पटेल कह रहे हैं ले जाओ ये लोहा और बनवा लो सीढ़ियां। पटेल कह रहे हैं ले जाओ ये लोहा और बनवा लो सीढ़ियां। मुक्त कर दो मुझे इस दोनों बोझ से, मुक्त कर दो मुझे इस दोनों बोझ से। सीढ़ियां बनवा लो सूरत के लिए, सीढ़ियां बनवा लो सूरत के लिए, बचा लो लोगों के प्राण। सीढ़ियां बनवा लो सूरत के लिए, बचा लो लोगों के प्राण। खाली कर दो मैदान, लौटा दो आदिवासियों के खेत खलिहान। खाली कर दो मैदान, लौटा दो आदिवासियों के खेत खलिहान। और पटेल के रूप में मैंने मुझको वो खुद क्या समझते, क्योंकि उस वक्त हमारे पास सीढ़ियां नहीं थी कि बच्चे को नीचे उतार सके, और बहुत देर हो गई थी और बहुत बच्चे मर गए। शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बहुत ही बेहतरीन कविता। मुझे लगता है कि कुसुम जी की दृष्टि बहुत अलग तरीके से, जो हम जैसे अभी हमारे सामने वंदना जी ने कविता पढ़ी थी आदिवासियत पर, और ऐसे ही कुसुम जी की कविता निकल कर के आई कि किस तरीके से जो बड़ी बड़ी मूर्तियों के नीचे जो चीजें विस्थापन होता है, बांध हो, मूर्तियां हो, जो उनपे जो विस्थापन होता है उसकी पीड़ा, लेकिन एक आम जरूरत की चीज हम नहीं बना पाते कि विद्यार्थियों को जो छोटी छोटी चीजें हैं कि किस तरीके से चीजें, किस तरीके से सेफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है, सुरक्षा का जो है वो नहीं हो पाता। मैं कावेरी जी है ना, कावेरी जी आपको आमंत्रित कर रही हूँ कि आप आए और एक कविता पढ़ें। कावेरी जी। कावेरी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आप अपनी आवाज, अपना माइक खोल लें। कावेरी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं वंदना, हमारी साथी वंदना जो है, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वंदना जी आ जाइए। हाँ, तो आपकी कविता, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपनी कविता पढ़ें। एक बार आपको धन्यवाद। इधर कई कारणों से नई कविताएं लिख नहीं पाई हूँ, तो मेरी एक जो पुरानी कविता है, मैंने संघर्ष के दिनों में जब हम अलग-अलग मोर्चे पे लड़ रहे थे, तब उस समय जो लिखी थी वो कविता मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। ये मेरी पहली कविता संग्रह है, उसमें प्रकाशित हो चुकी है, और उसका शीर्षक है औरत। कई मोर्चे पर खड़ी लड़ रही औरत, कई मोर्चे पर खड़ी लड़ रही औरत, भीड़ में अकेली अनवरत थक टूटती, फिर मजबूत करती खुद को खुद से। खेतों खलिहानों में, जंगल मरुभूमि में, घर में, आंगन में।
तुम्हारी खींची लक्ष्मण रेखा के खिलाफ उसने बो दिए हैं संघर्ष बीज। तुम्हारी लक्ष्मण रेखा के खिलाफ उसने बो दिए हैं संघर्ष बीज और पिरो दिए हैं मधुर गीत। हताश होती और उलाहने देती तुम्हारी नफरत भरी आवाज को बना लिया है उसने अपनी ताकत। हताश होती और उलाहने देती तुम्हारी नफरत भरी आवाज को बना लिया है उसने अपनी ताकत। मिटाने को आतुर हैं उसके हाथ हर उस लकीर को जो बांधते हैं उसकी सीमा। मिटाने को आतुर हैं उसके हाथ हर उस लकीर को जो बांधते हैं उसकी सीमा और कराते हैं कमतरी का एहसास कोख से लेकर मृत्यु तक। किंतु अब देखने लगी हैं स्वप्नील आंखें, किंतु अब देखने लगी हैं स्वप्नील आंखें मोर्चे में फतह के बाद एक सुंदर दूसरी दुनिया के निर्माण की। कहीं कोई शक नहीं है उसे, कहीं भी कोई शक नहीं है उसे अपने सपनों के सच होने में। शक है तो बस उसे यही जो तुम्हारी नीयत पर, शक है उसे तो तुम्हारी नीयत पर, क्योंकि वह परिचित है तुम्हारी दो मुँहे सांप वाली नीति से, क्योंकि वह परिचित है तुम्हारी दो मुँहे सांप वाली नीति से। दूसरी एक कविता है, बेदखल होती स्त्री। समय है ना, छोटी कविता है। बेदखल होती स्त्री, स्त्री, औरत, युवती, लड़की जब भी बनाती है जमीन अपने खड़े होने के लिए बड़े साहस से, कि रिश्तों के हुक्मरानों के कान खड़े हो जाते हैं। स्त्री, औरत, युवती, लड़की जब भी बनाती है जमीन अपने खड़े होने के लिए बड़े साहस से, कि रिश्तों के हुक्मरानों के कान खड़े हो जाते हैं। नजरें गिद्ध की सी पैनी और पंजे धारदार हो जाते हैं। भी लड़ाकू स्त्री तमाम उपद्रवों का बोझ ढोए खड़ी है जबरन अपनी जमीन पर। हाँ, बड़ी उद्दंडता से, हाँ, बड़ी उद्दंडता से, क्योंकि फतवा जारी है उसके खिलाफ और वह हुक्मरानों के लरियाए मुंह और कुत्तों से तीखे दांतों के खिलाफ। धन्यवाद। शुक्रिया वंदना जी। कावेरी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? कावेरी जी, आवाज आ रही है मेरी? शायद उन तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, तो मैं आशा दीदी आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप जो है कुछ कविता के साथ अपना अध्यक्षीय भाषण भी रखें। आपको मैं आमंत्रित करती हूँ। एक मिनट। हाँ, एक अभी जो बहुत सारी कविताएं हुई कि अपना मूल निवासी की सोच रखते रखते आज के जमाने की जो औरत है उसे भी क्या सहना पड़ता है, यहाँ तक सब विचार आए इस कविता में। एक मैं सावित्री माई की स्मृति दिन पे एक उनको नमन करने के लिए ये जो हमने कवि सम्मेलन अनीता जी ने ये किया है, रखा इधर, तो इसलिए मैं अभी अध्यक्षता की समाप्ति करते समय पहले सावित्री बाई फुले जी की एक कविता की 4 लाइनें मैं बताती हूँ। जैसे हम पहले बोले कि 8 मार्च में एक जागतिक स्त्री मुक्ति दिन मनाया जाता है पूरी दुनिया में, और तभी बताया जाता है कि 1949 में जो सिमोन द बुआ ने एक नारीवाद के विचार रखे हैं द सेकंड सेक्स किताब में, जो नारीवाद का बाइबल माना जाता है। तो यहाँ जो विचार रखे हैं 1949 में, लेकिन उसके पहले
नारीवाद के बारे में, स्त्रीवाद के बारे में सावित्री माई फुले जी ने अपने कविता में विचार रखे। मैंने शुरू में मैंने बताया कि पहले तो स्त्री मुक्ति के विचार महाप्रजापति गौतमी ने रखे हैं पूरे दुनिया में, लेकिन भारत में आधुनिक कालखंड में स्त्रीवाद की बातें पहले सावित्री बाई फुले जी ने अपने कविता में रखी। यहाँ जो विचार क्या, हेलो, हाँ पीछे से शोर आने लगा था, लेकिन ठीक है अब। अच्छा, तो सावित्री बाई जी की पहले मैं 4 लाइनें बताती हूँ। एक तयास मानव म्हणावे का, ऐसी मराठी में कविता है सावित्रीबाई फुले की। काव्य फुले करके 1854 में 1854 में सावित्रीबाई का कविता संग्रह आया। अनिता जी ने उसका हिंदी में किया है भाषांतर। तो उस कविता में तयास मानव म्हणावे का ऐसी एक कविता है। वो कविता में सावित्री माई की स्त्रीवाद के ऊपर 4 लाइनें हैं, वो मैं बताती। मराठी में वो ऐसी है कि बाईल काम करीत राही, आयतो बाहा खात राही, पशु पक्षात ऐसे नाही, तयास मानव म्हणावे का। ऐसी सावित्री माई की उस कविता में 4 लाइनें हैं, जो लाइन में स्त्रीवाद का एक सैद्धांतिक विचार सावित्री माई ने रखा है। सीमांत बुआ के पहले 100 साल, हाँ, तो उसका हिंदी में रूपांतर ऐसा है, औरतें काम करती रहे, देखो हाँ, औरतें काम करती रहे, आयतोबा सिर्फ खाता ही रहे। आयतोबा यानी जो मनुवादी संस्कृति ने पुरुष को औरत ने बनाया हुआ खाना तुम्हें खाना है, ऐसा उसको सीख दी है, तो इसीलिए वो आयतोबा। तो आयतोबा सिर्फ खाता ही रहे, औरतें काम करती रहे, आयतोबा सिर्फ खाता ही रहे, पशु पंछी में ऐसा नहीं, पशु पंछी में ऐसा नहीं, इनको मानव कहे क्या। कितनी बहुत बड़ी बात सावित्री माई ने बताई है, स्त्री पुरुष के समता की बात बताई है कि नेचर ने जो जो जीव जंतु ये पृथ्वी पर पैदा किए, वो जीव जंतु पे ऐसी समानता नहीं है, किधर भी नहीं दिखाई देती, लेकिन सिर्फ मनुष्य है, मानव जाति एक है कि मानव जाति में ऊंचा नीचा, स्त्री और पुरुष, इनमें विषमता उन्होंने खुद निर्माण की है, और वो विषमता को लेके ये पृथ्वी के ऊपर वो अन्याय का राज चलाता रहता है। अभी जो एपिस्टन की वगैरह जो बात हुई बीच में, वो यही कारण है उसका कि यहाँ मानव खुद की सत्ता रखने के लिए दुर्बल जो रहता है, वो दुर्बलों के ऊपर अपनी ये हुकूमत बताता है, हुकूमत जताता है। तो अभी जो लोग खुद को क्या बोलते हैं कि हम अंबेडकरवादी है, हम बुद्ध की बातें स्वीकार करने वाले हैं, हम रविदास की बातें स्वीकार करने वाले हैं, हम कबीर की बातें स्वीकार करने वाले हैं, फुले जी की बातें स्वीकार करने वाले हैं, तो हम अंबेडकरवादी हैं, इसलिए हम एकदम अच्छे पुरुष है, ऐसा मानने वाले हमारे समाज में भी कई पुरुष है। लेकिन वो भी कभी कभी कैसा बर्ताव करते हैं, ये मैंने एक अज्ञानी अंबेडकरवादी करके मेरी एक कविता है, अलग टाइप की कविता है, क्योंकि हमें आत्मपरीक्षण भी करना चाहिए ना। खाली मनुवाद को जब भी हम बोलते हैं, मनुवाद के ऊपर हम टिक्का टिप्पणी करती है, तभी कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे घर में भी मनुवाद बसा हुआ है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। तो इसलिए एक अज्ञानी अंबेडकरवादी करके एक अलग टाइप की कविता है, उसका मैंने अभी बैठे बैठे हिंदी रूपांतर किया, देखिए कैसा हुआ है मालूम नहीं। ये कविता ऐसी है कि पत्नी क्यों है, पत्नी क्यों है बच्चे पैदा करने के लिए, पत्नी क्यों है बच्चे पैदा करने के लिए, यही वचन आज ही दोहराने वाले और खुद को अंबेडकरवादी कहने वाले। देखो हाँ, पत्नी क्यों है बच्चे पैदा करने के लिए, यही वचन आज ही दोहराने वाले और खुद को अंबेडकरवादी कहने वाले
इनके साथ मेरा नाता कैसा होना चाहिए? इनके साथ मेरा नाता कैसा होना चाहिए? शत्रु का या मित्र का? जाति के नाम से दुख देने वालों से, जाति के नाम से दुख देने वाले मनुवादियों से लड़ते समय इसी में से कोई मेरे साथ में रहता है भाई बनके, इसी में से कोई मेरे साथ में रहता है भाई बनके, सखा बनके, या कोई रहता है नजदीकी मित्र बनके। लेकिन मैं जब स्त्री की भूमिका में सजग होती हूँ, मैं जब स्त्री की भूमिका में सजग होती हूँ तो लुप्त होते हैं इनके सारे रूप, और मनु नाम के पुरुष ने तैयार किया हुआ दिमाग जागृत होता है बड़ी तत्परता से। मनु नाम के पुरुष ने तैयार किया हुआ दिमाग जागरूक होता है बड़ी तत्परता से, करता है चकनाचूर आंबेडकरवाद का, करता है चकनाचूर आंबेडकरवाद का। मैं अभी पूरी तरह हतबल, मैं अभी पूरी तरह हतबल ये लड़ाई लड़ते समय, मैं अभी पूरी तरह हतबल ये लड़ाई लड़ते समय। सही बता दे तो बुद्ध फुले आंबेडकर ये त्रिसूत्री में, सही बता दे तो बुद्ध फुले आंबेडकर ये त्रिसूत्री में, एक मिनट, ये त्रिसूत्री में बांधी हुई मैं एक मानव, सही बता दे तो बुद्ध फुले आंबेडकर ये त्रिसूत्री में बांधी हुई मैं एक मानव, ज्योति सावित्री के सहजीवन की हकदार, ज्योति सावित्री के सहजीवन की हकदार, बाबा साहब के हिंदू कोड बिल की रखवालदार, बाबा साहब के हिंदू कोड बिल की रखवालदार। लेकिन यही रखवाली प्रामाणिकता से करते समय, यही रखवाली प्रामाणिकता से करते समय रक्त बंबाड़ होती हूँ, रक्त बंबाड़ यानी खून से, ये क्या उसको शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे लगता है आप समझ लेंगे रक्त बंबाड़ का अर्थ। रक्त बंबाड़ होती हूँ और मुझे ही समझ में नहीं आता, और मुझे ही समझ में नहीं आता। हाँ, रक्त बंबाड़ होती हूँ मेरे ही रक्त बांधवों से, ये इंपॉर्टेंट है, मनुवादियों से नहीं रक्त बंबाड़ होती हूँ, मेरे ही बांधवों से मैं रक्त बंबाड़ होती हूँ, और मुझे ही समझता नहीं कि अंबेडकरवाद की झूल पहनाए हुए ये छुपे मनुवादी करके इनसे संघर्ष करूं, या अज्ञानी अंबेडकरवादी करके इनको मैं माफ करूं। लास्ट की जो 4 लाइनें हैं मुझे पूरी तरह उसका ट्रांसलेशन नहीं हुआ, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम जो ये मनुवाद के खिलाफ लड़ने वाली हम जो औरतें हैं, हम जो एक्टिविस्ट है, कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ताओं को भी क्या सहना पड़ता है औरत होके, और वो अपने ही बांधवों से सहना पड़ता है, तो इसके खिलाफ कौन बोले? इसके खिलाफ भी हमें बोलना चाहिए ना। तो इसीलिए ये एक अज्ञानी अंबेडकरवादी कविता मैंने आपके सामने रखी है। और एक कविता इसी टाइप की, सिर्फ एक कविता मैं बताती हूँ, एक मिनट। पढ़िए पढ़िए। हाँ, एक ही मिनट है, एक थोड़ा इम्पोर्टेंट फोन है, मैं ले लेती और वापस आती, एक ही मिनट। जो आशा दीदी ने जो कविता सुनाई, ये सच में जो हम दलित स्त्रीवादी महिलाएं इसको महसूस करती हैं और झेलती भी हैं। तो जो जिस तरीके से जो उन्होंने बताई कि अज्ञानी अंबेडकरवादी या जो भी, अगर आप कुछ आत्मकथाओं को पढ़ें, जैसे उर्मिला पवार की आत्मकथा पढ़ें या जीवन हमारा या और भी कोई, तो वो देखते हैं कि किस तरीके से जो दलित समाज के जो सो कॉल्ड अंबेडकरवादी हैं वो किस तरीके से व्यवहार करते हैं। तो आशा दीदी को मैं जो और ये जो कविता है यही ऐसी है कि हमें एक्चुअली क्या
कभी कभी क्या होता है कि हम सब जिम्मेदारियां लेती है, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम अनुवाद को मानते नहीं है, स्त्रीत्व का विचार हम करते नहीं है, और फिर क्या होता है ये दूसरी तरीके से, ये भी कैसे हम अनुवाद के शिकार बनते हैं। ये एक कविता है छोटी, देखो। पंख में थी उड़ने की ताकत, पंख में थी उड़ने की ताकत, इसीलिए नजर ने परखा दूरवर फैला हुआ विस्तीर्ण क्षितिज, इसीलिए नजर ने परखा दूरवर फैला हुआ विस्तीर्ण क्षितिज। खुद के अराउंड घूमते घूमते सूर्य के अराउंड प्रदक्षिणा डालने की उर्मी मन में लेके शुरुआत की परिभ्रमण को। हमारे में से हर औरत इसी तरह सोचती है कि शुरुआत की परिभ्रमण को, एक एक इंच आगे आते आते बरसों से बरसे निकलती रही, एक एक इंच आगे आते आते बरसों से बरसे निकलती गई, और पीछे मुड़ के देखा तो समझ में आया, पीछे मुड़ के देखा तो समझ में आया कि बहुत आगे आई ही नहीं, बहुत आगे आई ही नहीं। पूरी हयात खत्म होती जा रही है, पूरी हयात खत्म होती जा रही है उधर के उधर ही घूमने में, चार दीवारों का घर संभालने में, घर वालों को खड़ा करने में, चार दीवारों का घर संभालने में, घर वालों को खड़ा करने में। ज्योति सावित्री को मानने वाली मैं एक आधुनिक स्त्री, ज्योति सावित्री को मानने वाली मैं एक आधुनिक स्त्री, बाबा साहब ने बहाल किए हुए बौद्ध तत्व ज्ञान की स्त्रीत्व को पार करके मानवतापन को अपनाने वाली, मानवतापन को अपनाने वाली। इसीलिए स्त्रीत्व के साथ में पुरुषत्व भी झेलती रही, इसीलिए स्त्रीत्व के साथ भी पुरुषत्व भी झेलती रही। बहुत ही आनंद से सब जिम्मेदारियां मेरे ही मान के चलती रही, सब जिम्मेदारियां मेरे ही मान के चलती रही, और देखते देखते पूरे घरदार ने बोझ के आगे बोझ डाले, देखते देखते पूरे घरदार ने बोझ के आगे बोझ डाले। उड़ान लेने वाले पंखों की पूरी ताकत इसी तरह खत्म की, उड़ान लेने वाले पंखों की पूरी ताकत इसी तरह खत्म की। मेरी आधुनिकता इसी तरह मुझे ही सौंप दी। स्त्रीत्व पर विजय मिलाने की बहुत बड़ी कीमत मेरे से ही वसूल की, स्त्रीत्व पर विजय मिलाने की बहुत बड़ी कीमत मेरे से ही वसूल की। तो ये कविता जो है, ये आजकल जो घर के बाहर निकलने वाली औरतें, कमाने वाली औरतें, बाबा साहब ने तो कमाने का हक दिया, हम घर का सब बोझ पुरुष के साथ साथ लेते हैं, लेकिन वो बोझ लेते लेते कहीं ऐसा भी होता है कि हमारे जो क्या बोलते उसे कि एक क्या शब्द उसे यूज करूं कि हमारी जो काबिलियत है, ये काबिलियत को साथ में लेके हम उतनी उड़ान नहीं कर पाते, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां संभालते संभालते हमें घर में ही मिटाया जा सकता है। घर के लोगों ने ही ये ऐसा या ये समाज भी हमें इसी तरह हमें मिटाने के लिए मजबूर करते हैं। तो ऐसी ये एक कविता है। तो अलग अलग ये बातें हैं। बहुत अच्छा हुआ आज सावित्री बाई को याद करते हुए। ये जो हमारी फीलिंग्स है, अलग अलग टाइप की हमारी समस्याएं हैं, ये उजागर हुई हमारे अभिव्यक्ति को लेके। तो अनीता जी बहुत बड़ा काम किया आपने कि ऐसा सबको इकट्ठा लाया, सब भारत की हमारी बहना ऐसे इकट्ठा आए, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया आपको। और आप सब यहाँ मिले, सब जन हम सब मिलके अम्बेडकरवाद को आगे चलाए। धन्यवाद।
थैंक यू दीदी। आज हमारे साथ कई हमारे प्रदेशों की कवित्रियां थी और कल भी इसी तरह से हमारा कविता का दिन रहेगा। कल तो 10 है, कल हम यंग कवित्रियों को लेकर के आ रहे हैं। आज हमारे साथ जो बिहार से कावेरी थी और गुजरात से कुसुम डाबी थी, झारखंड से वंदना टेटे थी और पंजाब से सूक्ष्म क्याला थी और उड़ीसा से ज्योत्सना भोई और अंत में महाराष्ट्र की मुखर आवाज आशालता कामले थी। और ये हमारा आज 3 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का पहला दिन था और बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि बहुत सफल रहा। बहुत सारे लोग जुड़े रहे, बहुत सारे सवाल आए, बहुत सारे लोगों ने बार-बार जो है वो अपनी प्रतिक्रिया देते रहे। बहुत तरह के लोग हमसे जुड़े और मैं आप सबका बहुत-बहुत आभार करती हूँ सृजन साहित्य मंच संवाद की ओर से कि आप सब ने जो है हमारी रिक्वेस्ट को माना और मंच पर आए और हम सब मिलकर के एक ऐसे भारत का सपना देखते हैं जो जाति विहीन होगा, समानता होगी, जिसमें जो है वो साधनों पर जो है लोगों का, संसाधनों पर कुछ लोगों का कब्जा नहीं होगा, एक सबके बराबर की भागीदारी होगी। तो यही सपना सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, अंबेडकर और हमारे तमाम तरह के बिरसा मुंडा, फूले, सब लोग हमारा यही सपना देखते थे। तो इसी सपने के साथ हम आज का इस सपने की एक कड़ी ये कविता संग्रह इस सपने की एक छोटी सी कड़ी थी। इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करते हैं। लगभग हमारा 1.25 घंटे से ऊपर का कार्यक्रम था और सबकी कविताएं बहुत ज्यादा अच्छी थी और मुझे लगता है कि पहली बार हम लोग ऐसा कर पाए कि बहुत सारे स्टेट के लोग आए और जो हमारे पाठक थे वो जुड़े रहे, बहुत लंबे मतलब वो सुन रहे थे। उनका, आप सब पाठकों का बहुत-बहुत, सुनने वालों का बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ बने रहे। और इसी के साथ मैं जय भीम और जय भारत और हुल जोहार ये करते हुए कार्यक्रम को समाप्त करती हूँ।